सकती है। तो इस कंडीशन में गुलेरिया जी की जो भविष्यवाणी है, जो कह रहे हैं कि 3 महीने बाद कोविड आ सकता है, इसकी संभावनाओं को डॉक्टर गंभीर जी आप कैसे देख पा रहे हैं? और तो पहला प्रश्न ये ले लें, फिर दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं, तक मैं इसी भी बात करूं। डॉक्टर साहब, नरेंद्र, इसलिए नहीं कि गुलेरिया जी ने बोला है। गुलेरिया जी तो निश्चित रूप से आज की तारीख में एक जाना पहचाना चेहरा है पूरे देश को, और उसके पहले हम सब जो मेडिकल फैकल्टी से जुड़े हुए लोग हैं जानते हैं कि भाई एम्स जैसे महत्वपूर्ण संस्था के वो निदेशक हैं। तो उनकी बात निश्चित रूप से अपनी जगह तो है ही है। उससे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो अगर वो नहीं भी बोलते मान लो, तो भी जो एहतियात है अभी जिस ढंग से लोग मार्केट में निकल रहे हैं, जैसा वो फिर से व्यवहार कर रहे हैं, ये चिंताजनक है। इसमें अगर उन्होंने गुलेरिया जी ने कहा है और उसके बाद भी लोगों को ये बात नहीं अगर समझ में आती है, तो ये एक दुखद पहलू है। वो लहर आएगा, कब आएगा वो तो एक अलग बात है। सेकंड लहर को देखने के बाद में भी अगर जनमानस, बाकी सारे जो लोग हैं, इससे सीख नहीं लेते हैं या फिर ऐसी ही लापरवाही करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक चीज है। क्योंकि अभी सेकंड लहर में जो हालत हुई है, खासकर जो हेल्थ हमला है, जितने भी डॉक्टरों की टीम है जो अभी इसमें काम कर रहे थे, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए हैं। और उनसे फिर से उम्मीद करना कि उसी तत्परता से और वैसे ही ड्यूटी कर पाएंगे, एक ये क्वेश्चनेबल चीज है जिनको पब्लिक को समझना होगा यहाँ पर। और अगर एहतियात नहीं बरता गया और सेकेंड लहर में अगर स्थिति ऐसी आई और स्थिति फिर से वैसी उत्पन्न हुई, तो निश्चित रूप से मोर्टलिटी इस बार मृत्यु दर बहुत ज्यादा होगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो हमको मौका मिला है अभी इस समय, जैसे अक्सर शैलेश भैया बोलते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या मतलब प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जैसे मास्क है, दूरियां बनाना है, अनावश्यक जब तक जरूरी ना हो भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो अभी आपने कहा कि कल से अगर वैक्सीनेशन ड्राइव जो की प्रपोज्ड है हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और सारे चीजों की तैयारी की गई है, इसमें अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लोग, जो पिछले अभी कुछ समय से देखे हैं हम लोग, तमाम तरह से भ्रांतियों को ना पालें, तो हम बेहतर स्थिति में होंगे। तो लोगों का हमको सहयोग बहुत जरूरी है। अपने आप के लिए अगर सहयोग करेंगे, सबके लिए सहयोग करेंगे, तो क्या है फिर थर्ड वेव कितना भी जल्दी आ जाए या कितना भी स्ट्रांग आएगा, उसको हम लोग संभालने में कामयाब होंगे, ये मेरा कहना है। जी, डॉक्टर अखिलेश दुबे जी भी मंच पे आ चुके हैं। डॉक्टर दुबे जी, आपका अभिनंदन, स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दुबे सर, आज एक महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग डिस्कशन करने बैठे हैं। मुद्दा तीन प्रकार की बातें आज हम इस मंच पे करेंगे। प्रथम चीज तो ये कि जो हमारे एम्स के डायरेक्टर ने ये बात कही कि आने वाले 3 माह में कोरोना वापस आ रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह जी का स्टेटमेंट हम सुन रहे थे, तो एक इसे कंटिन्यू करेंगे। दूसरा चर्चा हम लेंगे वैक्सीनेशन पे, क्योंकि हमारा अब केंद्र सरकार के हाथ में वैक्सीनेशन पूरे देश में चलाने के लिए दिया गया है। राज्य सरकारों ने निवेदन किया था देश के प्रधानमंत्री से कि ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें प्रधानमंत्री जी आगे आए और पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन का मुहिम चलाए। तो शायद जल्द ही प्रधानमंत्री साहब भी इससे घोषणा करने वाले हैं देश के समक्ष आकर के, और वो वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा। अब चूंकि बरसात का मौसम भी आएगा, खेती किसानी का मौसम रहेगा, 70% आबादी खेतों में काम करने वाली रहती है, पानी का भराव रहेगा। ऐसे कंडीशन में भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि वैक्सीनेशन कैसे संभव हो पाएगा और क्या क्या चीजें हो सकती है, और क्या भूमिकाएं इस मंच की रहेंगी, क्या भूमिकाएं हमारे जो और भी मित्र मंडल यहाँ पे चिकित्सक लोग जुड़ते हैं, पैरामेडिक जुड़ते हैं, हम उनके लिए भी बात करेंगे कि हम लोग को अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे करना चाहिए इतनी बड़ी मुहिम में। तीसरी बात जो करेंगे साहब, ये भी करेंगे कि कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और कल ही योग दिवस रहेगा, तो उस पूर्व संध्या पे हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण योग दिवस के बाद जब योग जुड़ता है संस्कार से, और जब संस्कार की बात आती है तो माता और पिता आते हैं, तो हम बात करेंगे। आज पूरा विश्व फादर्स डे मना रहा है, तो इसके साथ में एक बात फादर्स डे के ऊपर में भी अपने पिताजी की महत्वपूर्ण एक सीख तो जरूर सबके पास रहती है, तो हम सब लोग आज उस सीख के साथ में
इस मंच पे उनकी भी चर्चा करेंगे। तो दुबे सर, मैं सबसे पहले फिर आपको पहले मुद्दे पे ले आ लेता हूँ चर्चा कि गुलेरिया जी की जो अंदेशा है उस पर उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब कल से रायपुर शहर सहित पूरा छत्तीसगढ़ अनलॉक हो जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक सभी दुकानें अब खुली रहेंगी। दुबे सर। ये सत्य है कि हमने जो स्वास्थ्य त्रासदी जो देखी है वो अनमैचेबल है। मेरी 33 साल 30 साल की एक मेडिकल लाइफ है। ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी जब आदमी को मरने के लिए पलंग ना मिल पाए। समान तौर पे आदमियों ने दम सड़क पे तोड़ा है। एक एक पलंग के लिए, एक एक ऑक्सीजन बेड के लिए उसने किस किस के चरण नहीं छुए हैं और किस किस से अपना अप्रोच नहीं लगाया है, ये एक बड़ी विडंबना है। मैंने ऐसे चिकित्सकों को भी देखा है जिन्होंने आईसीयू में काम किया है और उनके सामने एक के बाद एक मौतें हुई हैं, तो उनकी साइकोलॉजी में भी बड़ा भारी डिप्रेशन आया है और उनने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि ये जिंदगी का क्या अर्थ है। ऐसी स्थिति में चाहे कोई भी सलाह हो, अगर वो कोरोना को भगाने के लिए दी जा सकती है और उसमें दम है तो उसको मानना चाहिए। हम ये स्थिति दोबारा देखने की स्थिति में नहीं है। देश की इकोनॉमी जो है 11% से बढ़ रही थी, 7% पे आके रुक गई है। अगर एक आध बार ऐसा और हुआ तो देश फिर वही 65 की हालत में चला जाएगा जब हमने लाल गेहूं खाया था जो कि अमेरिका से आया था। तो वो स्थितियां ना देखनी पड़े, उसके लिए जरूरी है कि हमको इसको धर्म के रूप में अपनाना पड़ेगा। कोरोना के जो प्रोटेक्टिव नियम हैं उसको जैसे हम अपने धर्म के लिए, जैसे हम अपने मंदिर में बिना जूता पहने नहीं जाते हैं, उस स्थिति और उस मेंटेलिटी से अगर मान के हम कि भाई हमको अगर बाजार जाना है तो मास्क लगाना है, अगर हमको किसी के पास खड़ा होना है तो दूर से बात करना है, ये चीजों को अपनी आदत में शुमार करना पड़ेगा। हिंदुस्तानी सभ्यता के अनुसार नमस्ते करना है, अंग्रेज नहीं बनना है, हाथ नहीं मिलाना है। तो आपको जब जो सब्जी आप सब्जी वाले से लेते हैं उसको लाने के बाद पानी में धोना है और हाथ को साबुन से धो लेना है। ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से रखना है और उन सब चीजों को आपको एहतियात बनाना है। सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन का जरिया है और जिसको वेस्टर्न ने अपनाया है और शायद काफी हद तक कोरोना से फ्री पा लिया है, जैसे इजराइल है, वो है टीकाकरण। और टीकाकरण के लिए एक बात थी कि ये कॉस्टली पड़ रहा था। स्टेट गवर्नमेंट के पास ना तो उतने संसाधन थे। पहले तो इनने बोल दिया कि हम करा ले जाएंगे, पर जब उनने उसकी कीमत देखी तो शायद वो नहीं करा पाए। अब जो भी हो, खैर ये राजनीतिक विषय है, इसको अपन इस मंच में ना लगाएं। मगर राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने इस स्थिति को पहचाना कि राज्यों में शायद ये क्षमता नहीं है कि वो निःशुल्क इस टीकाकरण को करा पाए, तो उन्होंने बृहत स्तर पर एक टीकाकरण कार्यक्रम को अब शुरू किया है जो कल से शुरू होने वाला है। मेरे को इसको एज ए त्योहार लेना चाहिए। जैसे आपने दिवाली दशहरा नहीं मनाया, सिर्फ गर्मी में नहीं मनाते, बाकी समय आप मनाते हैं, ऐसे इस टीकाकरण को टीकाकरण त्योहार के रूप में लेना चाहिए और हर आदमी को अपने काम के पहले टीका जरूर ले लेना चाहिए। और टीके के लिए जो भ्रांतियां हैं जहां से भी फैलाई जा रही है, जो भी फैला रहा है वो देशद्रोही है, समाजद्रोही है, भारत द्रोही है, यही मैं उनके लिए कहूँगा। और एकमात्र टीकाकरण ही एक ऐसी चीज है जिससे हम ये इसको पार पा सकते हैं। हमारे बीच डॉक्टर खंडेलवाल साहब हैं, वो प्रदेश स्तर पर टीकाकरण के लिए जन जागरूकता बनाने के लिए राष्ट्रीय लेवल की कमेटी में उनका नामांतरण यहाँ से किया गया है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है और वो काफी इसमें बड़े उत्सुक भी हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं। तो हम लोगों को शासकीय टीकाकरण उसमें जाना है और जो भी करवा के निकल रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन सबको समझाना है और उन सबका स्वागत करना है जिनने अपना टीकाकरण कराया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल में उन व्यक्तियों का जिनने जिस दिन टीका कराया है उनका नाम देके कम से कम उनका फोटो अपन दे सकते हैं या उनको बुला के उनका अपन स्वागत कर सकते हैं अपने मंच के जरिए। ये कार्यक्रम के साथ 5 मिनट का एक कार्यक्रम जोड़ लिया जाए
कि आज जिसने भी टीका लगाया है पहले उन लोगों का टीका वीर के नाम पे स्वागत किया जाए और उनको एनकरेज कराया जाए। तो हमारे बीच में जो भी व्यक्ति टीका लगाएं उनका डिटेल परिचय देते हुए कि इन भाई साहब ने टीका लगाया है, उससे सामाजिक चेतना बढ़ेगी और आगे कई लोगों को उसके लिए प्रेरणा प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस कार्यक्रम में के जरिए हम टीकाकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया। सबसे पहला चीज तो टीकाकरण त्योहार मनाना चाहिए जरूर। आने वाले समय में शुरुआत हम आपके नेतृत्व में करेंगे कि हम भी टीकाकरण त्योहार में बड़े हर्षोल्लास के साथ में भाग लें, हमारी पूरी टीम भाग ले। और ये पहल हमने चालू की थी, एक दो लोग का हमारे पास में टीका का लगाने के बाद का फोटो आया था जिसे हमने प्रसारित किया था अपने फेसबुक में। हाँ, अब जो लोग जो आपने सुझाव दिया बहुत अच्छा है, मंच की जैसी शुरुआत होगी, हम बीच में समय निकाल करके जितने भी नाम हमारे पास आएंगे हम सभी का नाम इस मंच के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जिस सभी का फोटो अगर हमारे पास में आ जाएगा उनकी फोटो को हम टेम्पलेट्स के माध्यम से, फ्लायर के माध्यम से हमारा जो फेसबुक चैनल है हम उस फेसबुक चैनल में जरूर अपलोड करेंगे, ताकि टीका वीर के नाम से। एक जानकारी है जो आपने दी डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी के लिए बहुत हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए, और गर्व का विषय भी है कि हमारे अग्रज और इस चैनल के वरिष्ठ कहा जाए तो हमारे इस चैनल में कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी निभा लेते हैं, एंकरिंग भी कर देते हैं और परामर्श भी देते हैं। तो बहुत मल्टी टैलेंटेड है डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी। पूर्व में चिकित्सा प्रकोष्ठ के विभिन्न दायित्वों में आप निर्वहन कर चुके हैं और आज ये गर्व का विषय है हमारे लिए कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय नेतृत्व में बैठ करके टीकाकरण अभियान की जो भूमिका होगी उसके विषय में भी परिचर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं। कई सुझाव आएंगे और हम निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन पे काफी कुछ काम बेहतर कर पाएंगे कि जो देश के प्रधानमंत्री जी पूरे निःशुल्क टीकाकरण का अभियान जल्द ही शुरू करने वाले हैं पूरे देश में। तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल और उनके सहयोगी के माध्यम से हमारी टीम भी इसमें भाग लेगी। तो कैसा होगा टीकाकरण का स्वरूप और क्या योजनाएं होने वाली हैं, क्या विचार विमर्श चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पे और क्या गाइडलाइन प्रदेश के लिए आने वाली है, तो अगर थोड़ी सी जानकारी हमें डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी अगर देंगे इस मंच के माध्यम से तो हम भी अभिभूत होंगे और हम भी कुछ अपनी योजनाओं को बनाना शुरुआत करेंगे। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी। धन्यवाद। हमारे मंच में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक गंभीर साहब, अखिलेश दुबे जी, नरेंद्र पांडे जी और सब लोग। वैसे दुबे जी को सब जानकारियां हैं, दुबे जी ने स्टेट की बैठक अटेंड की है, उन्हीं से सब जानकारियां हमें भी मिली हैं। स्टेट पे विमल चोपड़ा जी, अखिलेश दुबे जी, जयप्रकाश शर्मा जी पूरे अधोसंरचना को गठित करेंगे, जिसमें हर जिले पे कन्वेयर रहेगा। जो कन्वेयर टीकाकरण अधिक मतलब ये पार्टी के लेवल पे रहेगा, वो डॉक्टर रहेगा और एक बहन भी उसके साथ रहेगी और उसके नीचे बूथ लेवल तक, नीचे बूथ लेवल तक एक डॉक्टर और एक बहन। ये पूरी अधोसंरचना कल तक देनी थी तो शायद दे भी दी होगी पार्टी ने। उसके बाद ये जो बता रहे राष्ट्रीय एक टीकाकरण की समिति बनी, उसमें सबसे नीचा नाम मेरा है, तो ठीक है, वैसा कुछ विषय नहीं है, पर टीकाकरण के लिए उत्साहित तो नेचुरली हम लोग हैं। तो जो टीकाकरण की जो समिति है वो जागरूकता का काम करेगी, सिर्फ कि टीकाकरण लगे, लोग जागरूक हैं और मैनेजमेंट पूरा दुबे जी और विमल चोपड़ा जी के हाथ में कि मैनेजमेंट को खड़ा करना, ये करना हम लोग का काम है। शायद जैसा हमको समझ में आया है बैठक में, एक जागरूकता अभियान हमको चलाना पड़ेगा और ये मंच के जरिए से अपन अच्छे से चला ही रहे हैं। जागरूकता मतलब मैं तो चाह भी रहा हूँ कि कोशिश भी करूंगा कि ये एक मंच एक एरिया को ले भी ले, कोई भी आपका गोरेला पेंड्रा भी रहे या हमारे कोटा का एक एरिया को मंच वो ले ले, क्या बोलते गोद ले लेगा और अपने कार्यकर्ताओं को हम लगा देंगे पर्सनल लेवल पे कि 100% टीकाकरण वहां पे हम कर पाए। जैसे अभी महासमुंद का कोई एक जिला है जहाँ 18+ का पूरा उन्होंने गांव ने कर दिया, तो हम भी कोशिश करेंगे कि 18+ के जितने लोग हैं, 18 से प्लस के जो चालू हो रहे हैं, हम उसमें बहुत अच्छा जागरूकता काम इस मंच के जरिए भी कर लें और इस प्रकार टीकाकरण के अभियान को कल से बहुत तेजी से गति मिलेगी। हमको ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त तक 240 करोड़ वैक्सीन भी आ जाएंगी। हमारे पास 3 महीने हैं। अक्टूबर में तीसरी लहर का बड़े बड़े साइंटिस्टों ने दावा किया है, ब्रिटेन में भी ऐसा लगता है कि आ गई है, तो उसका इफेक्ट 3 से 4 महीने में हमको मिलता है। तो हमको एक गोल्डन पीरियड मिल गया है।
ये मंच मिल गया है, मार्गदर्शक मिल गए हैं, अब क्या बैटिंग बॉलिंग करनी है, बहुत ज्यादा काम बचा नहीं है, टीके मिल गए हैं, लगवाना है, मंच तैयार है। जैसे कि अपन सोच रहे थे ट्रेनिंग और टीकाकरण, ट्रेनिंग और वैक्सीनेशन टुवर्ड्स वैक्सीनेशन, ट्रेनिंग भी साथ में करने की कोशिश करेंगे कि तीसरा लहर आ जाए तो क्या दवाई आपको तैयार रखनी है, रेमडेसिविर की कमी ना हो, उससे पहले ही आदमी ठीक हो जाए, डॉक्सीसाइक्लिन आइवरमेक्टिन पहले दिन से मिल जाए। हम अपने जो जैसे कि आपने बताया कि 5-5 लोगों को मंच में हम लाने की कोशिश करेंगे, 5 चिकित्सकों को एज ए गेस्ट जोड़ के, जो पेरिफेरी में है, जिनके क्लिनिक से या जो वो कर रहे हैं उनको बुला के हम कोशिश करेंगे कि प्राथमिक लेवल पे ही, द्वितीय लहर में हमने सीख लिया है कि कहाँ पे डेफ्लाजोकार्टिन देना है, कहाँ पे स्प्राइट देना है, कहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन है, कहाँ पे आइवरमेक्टिन देना है। तो प्राइमरी लेवल पे ही केस सॉल्व हो जाए, सेकेंडरी टर्सरी लेवल पे जाने की जरूरत ना पड़े। और एक हर्ष का विषय भी हम आपको मैं अनाउंस कर देना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर दुबे जी के नेतृत्व में एक 100 बेड का हॉस्पिटल की परिकल्पना भी आज शायद पूरी हो गई है। तो हम जल्दी से जल्दी एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी 3-4 महीने में ला लेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रयास है, पर्सनल लेवल के प्रयास, जैसे ये मंच है, ये भी एक प्रयास है, सभी को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए हम अपने मार्गदर्शक गंभीर साहब के निर्देशन पे चलते हुए, मुझे पूरा विश्वास है हम तीसरी लहर को नहीं आने देंगे। हम तो सोच रहे हैं कुछ स्लोगन भी बना ले, भाग कोरोना भाग, पहला टीकाकरण कोरोना गया हार, दूसरा बूस्टर डोज कोरोना गया मार, इस प्रकार से कुछ स्लोगन आपको देंगे, उसमें आप भी कुछ वो करके हम इस स्लोगन के कुछ यूट्यूब में चैनल में इस मंच के नाम से बना के गाना वाना बना के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। कुछ हायर मेरे मित्र लोग हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, जो कुछ इसमें काम, उनको भी बुलाएंगे हम मंच पे कि भाई ये भला काम है, हमको कुछ पैरोडी वैरोडी बना के दो, जो भी कर पाए हमसे, जो भी बना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से, प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म से, वर्बल प्लेटफॉर्म से, व्यक्तिगत मिलने के प्लेटफॉर्म से 3 महीने हम ये मान के चल रहे हैं कि अब हम सोएंगे नहीं। देश में टीकाकरण के लिए जो महती भूमिका है वो तो निभाएंगी, और ना पांडे जी को सोने देंगे, ना दुबे जी को सोने देंगे, ना मार्गदर्शक साहब को सोने देंगे। अब पीछे लग जाएंगे कि 3 महीने पूरा देश टीकाकरण से जुड़ जाए। और जो हमारे सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, शायद सर्वर की प्रॉब्लम है सर। आवाज अब आ रही है? अब आई? मैं वीडियो बंद कर रहा हूं। अब आई? अब आई क्या पांडे जी? नहीं, इधर आवाज तो बढ़िया है आपकी, वहां सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होगा, इधर तो ठीक है। जी मैं अपना वीडियो बंद कर दिया शायद, वीडियो से नहीं अभी आवाज तो ये कहने का मतलब ये है कि टीकाकरण में हम कोई कमी नहीं रखने देंगे अब, कि टीकाकरण ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। और भरपूर टीका है, और एक ही कोविन पोर्टल है, कोई पोर्टल की भी लफड़ा नहीं है। आप तुरंत जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए। तो टीकाकरण कैसे कराएं, कितने केंद्र है, कहाँ हो रहा है, कहाँ आपको वैक्सीन लेना है। अब ये भी विषय नहीं कि कोविशील्ड लो, कोविवैक्सीन लो, सभी वैक्सीन उपलब्ध कहाँ है। हम इस मंच से पूरा अपडेट करते रहेंगे, डाटाबेस बनाते रहेंगे रोज का रोज। कल जैसी घोषणा होगी तो कल 21 तारीख को घोषणा हो जाएगी, 22 से हम पूरा भिड़ जाएंगे कहाँ हो सकता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ नरेंद्र पांडे जी और अपने मार्गदर्शन से अनुमति लेके शाम के 7 बजे कोई ठेले पे भी पहुंच जाऊं, वहां लोग क्या सोच रहे हैं। टीकाकरण के चौपाल जब नाम दिया है, हम वहां पे भी यदि अनुमति मिलेगी तो वहां पे भी जाके पूछेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। कोई कॉलोनी में चले जाएं, जैसे डॉक्टर नीरज अग्रवाल हमारे सदस्य हैं, वो कॉलोनी के अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं जाके अपने मंच के माध्यम से लोगों को बोलेंगे, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, कि आप टीकाकरण से जुड़े। तो इस प्रकार सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल गैदरिंग पे, पर्सनल अपने इन्वॉल्वमेंट से हम पूरी कोशिश करेंगे कि 3 महीना ये मंच टीकाकरण के लिए भिड़ जाए। ट्रेनिंग और टीकाकरण, ट्रेनिंग तो साथ में चलेगी ही, क्योंकि अकेला टीकाकरण भी कितना संभालेगा। यदि लहर आ रही है तो युद्ध स्तर पे अपने को योद्धा तैयार करने पड़ेंगे। तो प्राथमिक लेवल पे योद्धा जो पैरामेडिकल स्टूडेंट है, सेकंड जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जो एकदम प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे हैं, थर्ड पे अपर लेवल पे। तो इस प्रकार तीनों कैटेगराइज करते हुए हम ये मान के चलेंगे कि रोज 5 से 10 लोगों से कांटेक्ट करें, उनको मंच से जोड़ें, और उनके मंच से जुड़ के एक बार भी वो जुड़ते हैं तो हमारे मार्गदर्शक साहब बहुत सारी उनकी क्वेरीज का जवाब देंगे। एक बार भी जुड़ने से या 2 बार, जैसे मैं अपना भी अनुभव बता रहा हूँ, कोविड से पहले जब हम कृति से जुड़े, आपके मंच से जुड़े, जैनम से जुड़े, तो नेचुरली हमारा जो नॉलेज था वो अपग्रेड हुआ है। आपके मंच में इतने सारे पैनलिस्ट आते हैं,
हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, रेगुलर आप पढ़ने से मंच पे हमारा भी ज्ञान वर्धन हुआ है, इसमें बोलने का संकोच भी नहीं है। तो रेगुलर चर्चा करने से एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ज्ञान मिलता है। लोगों से बात करने में कई चीजें कबीर साहब बताते हैं, कई दुबे जी बताते हैं। तो मेरा आग्रह है जितने भी 11, 12, 15 लोग जुड़े हैं कि हर लोग, जैसे आज मैंने 5 लोगों को फोन किया है तो कल वो जुड़ेंगे। कल से मैंने बोला हर दिन अपन 5 लोग को फोन करना चालू करेंगे कि भाई ये लिंक है, आप इस पे आए। तो यदि हम 5-5 लोग को भी जोड़ते हैं तो ये कड़ी बहुत आगे तक निकल जाएगी। और 3 महीने को कमर कसना है, ये सोच ले जो भी मंच पे मेरी बात सुन रहे हैं कि 3 महीने यदि हम अपने जीवन के इस देश को देते हैं तो इससे महती भूमिका नहीं हो सकती। जब कोविड बहुत पीक पे था तो हम लोग ने, दुबे जी, मैं, गंभीर साहब, नरेंद्र पांडे ने कफन बांध के कृति और जैनम को समय दे दिया था। तो वो जीवन के एक यादगार क्षण था। लोग आज हमारी इज्जत करते हैं, लोग हमको देखते हैं। तो वैसे ही अभी जो 3 महीने हैं, हर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, हर कॉलेज का स्टूडेंट्स, आप और हम सब मिलके 3 महीने संकल्प ले लें आज ही कि अब हमें टीकाकरण प्रोग्राम को नीचे लेवल तक पहुंचाना है, तो हम युद्ध जीत गए। देखिए, कोई भी चीज करते हैं तो परिवार में लोग देखते हैं, आपके बच्चे देखते हैं, समाज में आपको देखते हैं। हमारा किया गया एक कार्य लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। और जो लोग युवा हैं, हम तो अपना जीवन काफी निकाल चुके हैं, उनसे मेरा आग्रह है ये मौका ना छोड़ें, 3 महीने देश की सेवा में समर्पित हों। टीकाकरण, जैसे दुबे जी ने कहा, कि एक उत्सव है, तो ये एक सेवा का उत्सव है हमारे लिए, हमारे देश को बचाने के लिए। युद्ध, देखिए कोरोना एक युद्ध है, बायोलॉजिकल वेपन वार। ये कोई, आप इसको सामान्य नहीं लीजिए, इट इज अ बायोलॉजिकल वार। ये युद्ध की स्थिति है। युद्ध की स्थिति में कुछ देर के लिए युद्ध, भारत में भी कुछ देर के लिए युद्ध विराम दिया गया था। जब द्वितीय वार हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, यदि आपने पढ़ा हो, तो जब वॉर होता है, जब पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ था, तो थोड़ी देर के लिए सीज फायर होता है, तब तक सैनिक अपने आप को संभाल लेते हैं, फिर युद्ध चालू होता है। तो सीज फायर की स्थिति है, युद्ध तो फिर आएगा, युद्ध फिर लड़ना है। तो हमें अब कमर कसनी है, अपने सैन्य ठिकानों को ठीक करना है, अपने योद्धाओं को तैयार करना है, अपने वेपन्स को तैयार करना है। अपना जो वेपन है वो सिरिंज और निडिल है। हमारे योद्धा हैं जो आईसीयू में काम करेंगे। तो ये मंच एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने जो हमारे हैं वो बहुत भयानक, मतलब बहुत ही युद्ध को लड़ने के लिए हम एक सैनिक बन के उभरे, सैनिक के जैसे काम करें। और 3 महीने हम रात दिन सोए नहीं और लगे रहे, तो हम मान के चलिए कि जब अक्टूबर का समय आएगा, हम भी नहीं जानते किस प्रकार की लहर आने वाली है। नोबडी नोज। गुलेरिया जी कह रहे हैं आएगी, कोई कह रहा है नहीं आएगा। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में जो पीएसएम का स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं, पहली लहर आई थी कम पावर की थी, दूसरी लहर आई थी ज्यादा पावर की थी, तो तीसरी लहर इससे ज्यादा पावर की रहेगी। समय 15 दिन का रहेगा। पहली लहर 2 महीने की थी, 1 महीने की, मेरे को लगता है 15 दिन का रहेगा और बहुत पावरफुल रहेगी। आपको बताना चाहता हूँ, ब्रिटेन में वायरस मिल चुका है इसका, तो आप मान के चलिए वो वायरस भी हमारे अगेंस्ट खड़ा है। तो आज से कमर कसना है नरेंद्र भाई, सभी लोग को 3 महीने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 5-5 लोग को फोन करेंगे और टीकाकरण के लिए भिड़ेंगे। ओवर टू नरेंद्र। हाँ नरेंद्र भाई, एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा मैं। सब व्यक्तियों से मेरा ये निवेदन है कि सब अपने स्टेटस में ये डाले, मैंने तो टीका लगा लिया, क्या आपने लगाया? टीका लगाना है, देश को बचाना है। ऐसा करके या तो आप एक पोस्टर बना दें, कल डिस्प्ले कर दें, जिससे कि वो सारा के सारे लोग उस पोस्टर को अपने स्टेटस में डाल लें और उसको बार बार स्टेटस में डालते रहें 1, 2, 3, 4 दिन तक। ये एक देश के लिए और बाकी के लिए, जिनको हम ओरली नहीं बोल पाते हैं, स्टेटस देख के वो इस चीज को समझेंगे और इससे प्रचार प्रसार होगा। अगर मंच सहमत है तो इस पे अपन लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल सहमत है सर, पोस्टर नरेंद्र जी बना देंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। पोस्टर बनाने के लिए बहुत सारे हमारे पास में यहाँ पे युवा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, पैरामेडिक छात्र जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छे इन लोग पोस्टर बनाते हैं। तो मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि टीकाकरण अभियान के लिए सब अपना अलग अलग एक पोस्टर बना करके डालते चले जाएं अपनी अपनी डीपी में, और हमें भी भेज दें। हम भी उसको अलग अलग मंच पे भेजेंगे, अपने फेसबुक में डालेंगे, इंस्टा पे डालेंगे, ताकि लोगों को अलग अलग वेराइटीज के पोस्टर मिल जाएंगे। तो यह भी एक चरण है, क्योंकि हम लोगों ने कोई त्योहार मनाया नहीं है। अब
टीकाकरण त्योहार जरूर मनाएंगे। यहाँ भी एक बात होगी, हमारे साथ में कई लड़कियां जुड़ी होती हैं, बढ़िया बढ़िया रंगोली बनाती हैं, ये अपने घर के बाहर भी एक रंगोली बढ़िया सजाए, उसका फोटो खींचे और भेज दे, यह भी एक जागरूकता का चीज है। तो इन तमाम माध्यमों से हम जागरूकता अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं टीकाकरण के लिए। एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी ने जो आपने कही कि कल या परसों से आप शाम को थोड़ा देर के लिए कहीं बाहर निकलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन खुल के निश्चित रूप से कई लोग बाहर निकलना चाहेंगे, तो उस दौरान हम किसी मोहल्ले में बैठ करके भी 2-4 लोग साथ बैठ करके भी इसमें लाइव हो जाएं और उनसे पूछे कि टीकाकरण के बारे में वो क्या सोचते हैं, और भी उनके कोई प्रश्न हो तो यहाँ पे जो भी पैनल और जो भी गेस्ट रहेंगे उनसे चर्चा हो सकती है। जैसे कल का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, कल योग दिवस भी है, और हमारे यहाँ पे बैठे हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बैठेंगे शाम को 7 बजे। डायबिटीज की बड़ी बीमारी है, और लगातार जब मैं आरोग्य भारती में काम कर रहा था, आरोग्य भारती के लिए, तो उस समय हम लोगों ने एक मुहिम भी चलाई थी कि मधुमेह मुक्त भारत। और मधुमेह मुक्त भारत में जब मैं दिल्ली के एक सेमिनार में गया हुआ था, वहां पे एम्स के भी कई रिसर्चर और पीजीआई के रिसर्चर बैठे हुए थे, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की थी विद साइंटिफिक डाटा कि जो मधुमेह है, शुगर है, डायबिटीज है, वो योग से पूर्णतः कंट्रोल हो सकता है। तो वह भी मुहिम चर्चाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ी और आज भी चल रही है। उस मुहिम को हम चर्चा के माध्यम से ही ले जा रहे हैं। इसी क्रम में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो हम लोग इस मुहिम से करेंगे शुरुआत। और साथ में हम सारे स्टूडेंट्स और यहाँ पे जितने भी मेरे मित्र मंडली जुड़ी हुई है जो फेसबुक में हमें फॉलो कर रहे हैं, 7 फेसबुक हमारे लाइव होते हैं। तो हमारे पास में 7 फेसबुक की आईडीज है और 7 फेसबुक पे हम एक साथ लाइव रहते हैं। मैं नाम बता देता हूँ आज। एक तो डॉक्टर गंभीर सिंह का के नाम का पेज है जिसपे कंटिन्यू लाइव चलती है। अगर उस पेज में आप फॉलोअर देखेंगे, डॉक्टर गंभीर सिंह को रोजाना लगभग 1.5 से पौने 2,000 लोग फॉलो कर रहे हैं फेसबुक का। इसी तरह हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वह चौपाल के नाम से भी एक फेसबुक बनी है जिसमें लगभग 700 से 800 लोग चलते हैं। तीसरा एक आईडी चल रही है द वोक इंडिया करके, जिसमें 1200 लोग फॉलो कर रहे हैं डेली। इसके अलावा एससीजी न्यूज की भी टीम जो है वह भी अब आ चुकी है, जिसमें लगभग 2,500 लोग फॉलो कर रहे हैं। सीआईपीएस एकेडमी की आईडी चल रही है जिसमें लगभग 1200 लोग इस हमारे साथ फेसबुक में इस कार्यक्रम को लाइव देखते हैं जब उनको समय मिलता है। तो ये देखा गया कि ये डाटा जो मैं दे रहा हूँ लगभग 24 घंटे का एक कंप्लीट डाटा होता है कि जो हमारे इस प्रोग्राम को बराबर देख रहे हैं। अगर मैं टच करना चाहूँ तो लगभग हम 5,500 से 6,000 लोगों तक डेली अपनी पहुंच बना रहे हैं। और कल से यह मुहिम और आगे जाएगी, क्योंकि अब इसमें हम पेड सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। पर डे के लिए जो भी फेसबुक को पेमेंट करना है वो भी हम करने जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक पहुंचा जाए। अब मजे की बात यह है कि डॉक्टर गंभीर सिंह का जो पेज है वह स्पेशल, जैसा कि शैलेश भैया ने बोला कि हम कुछ को गोद लेंगे, तो हमने उसको कंप्रेस कर दिया है गौरेला पिंडा मरवाही जिला के लिए कि वहां से अधिक लोग जुड़े। यानी कि गौरेला पिंडा मरवाही को डॉक्टर गंभीर सिंह जी फोकस कर रहे हैं। एसटीजी न्यूज पूरे देश भर में फैली हुई है। सीआईपीएस को हमने छत्तीसगढ़ में कवर कर दिया है, और जो द वोक इंडिया है उसको हमने स्टेट से देश के बाहर तक के लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास किया है द वोक इंडिया के न्यूज चैनल पेज पे हमने। तो ऐसे करके हमारी कई आईडीज चल रही हैं जिसमें यह मुहिम प्रसारित हो रही है। तो छात्रों से भी निवेदन है और युवाओं से भी निवेदन है कि कल से वो कोशिश करें, जहां भी है घर से बाहर निकलते हैं, कम से कम 2 लोगों के साथ में वो चर्चा में बैठ जाएं। और कम से कम डॉक्टर साहब तो शैलेश भैया ने बोला 5 लोग को लाना है, मैं तो कहता हूँ आप 3 ला लीजिए। अगर 3 लोगों को भी आप इस मन से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो 3 को अगर लाएंगे तो कम से कम 30 लोग उसके प्रोग्राम को देखते हैं, और 30 में से अगर 2 लोगों ने भी टीकाकरण लगा लिया तो हमारा यह जो प्रोग्राम है, ये जो मुहिम चलने वाली है, यह काफी सार्थक हो जाएगी और काफी आगे बढ़ेगी। डॉक्टर गंभीर सिंह जी। निश्चित रूप से अभी जो भी सुझाव आए और जो भी अभी तक के प्रोग्राम के बारे में आपने जानकारी दी, एनालिसिस हुआ, बहुत ही मैं समझता हूँ सार्थक प्रयास है हम लोगों ने जो भी किया है। ये एक ऐसा मंच है जो हम सभी लोगों ने शायद संभवतः नहीं सोचा था कि इतना
बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए और लोगों ने जिस ढंग से इसको एक्सेप्ट किया, लोगों ने जिस ढंग से इसमें अपनी सहभागिता दर्शाई, वो शायद अभी के समय की जरूरत भी थी। और हम लोग भी न सिर्फ कम समय में अपने को इम्प्रोवाइज करते हुए बेहतर लोगों के एक्सपेक्टेशन जो भी थे उसको पूरा करने में सक्षम हुए। आप सभी लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, खासकर हमारे सभी जो फाउंडर हैं, जिन लोगों ने इसके लिए अपनी कार्य योजना बनाई, दुबे सर, शैलेश भैया और आप खुद भी, और भी हमारे अन्य जितने भी लोग इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो हम लोगों को सुन रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। और आगे क्योंकि अभी जिस ढंग से चर्चा हुआ, दुबे सर ने भी बोला, शैलेश भैया भी, कि आने वाला जो समय है संभवतः और भी चैलेंजिंग होने वाला है, तो उसमें सबकी सहभागिता वैसी बनी रहे, सब एक आदर्श प्रस्तुत करें जहां पर एक दूसरे को म्यूचुअली अगर सपोर्ट करने की जरूरत है तो वो हम सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। और जो भी कार्य योजना हम लोग तय करते हैं, अभी जैसे सर ने बोला यहाँ पर कि भाई जो वैक्सीनेशन करवाते हैं उनका हम न सिर्फ यहाँ पर सम्मान करें बल्कि उनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो बाकी लोग भी इससे थोड़े से संचालित होंगे और वो आगे आएंगे, इसमें ये भी प्रयास करेंगे। अभी जैसा आप लोगों ने कहा कि भाई चाहे वो रंगोली के माध्यम से या फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन या स्लोगन हो, तो वो भी करते हैं। अपने और भी तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ मेडिकल से जुड़े हुए हैं बल्कि इस उसमें जितने भी ऐसे जो डिग्री कॉलेज या हाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा सकता है। अगर कुछ हमारे शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़े हों या फिर दूसरे प्रोफेशनल के लोग जुड़े हुए हों, चाहे भले वो इंजीनियरिंग कॉलेज के ही क्यों ना हो, तो उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, बढ़िया प्रयास है और ये मंच और आगे निखरे, अच्छे से लोगों के काम आए, लोगों के लिए जागरूकता का माध्यम बने और हम जितना कर सकते हैं हम सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता दर्शाएं, यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। हाँ जी सर, हमारे बीच में कवर्धा से डॉक्टर संतोष जी, पेलीमेटा से डॉक्टर उपेंद्र और डॉक्टर सुई से कदम से है डॉक्टर यामिनी साहू जी। मैं इधर से भी चाहूंगा कि कुछ सुझाव आ जाए, क्योंकि यह मंच आज अपना है, आज कोई गेस्ट नहीं है, हम सब लोग आज गेस्ट है। तो पर चर्चा में कुछ सुझाव आते हैं कि अपने को आगामी योजनाएं कैसी बनानी है, क्योंकि शायद कल से देश का कोरोना को लेकर के जो स्वरूप है वो काफी कुछ बदलने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि सुझाव इधर से भी जाए कि इस मंच को हम किस ओर ले जाएं और मंच की भूमिका आने वाले समय में क्या होनी चाहिए, क्योंकि गुलेरिया जी का जो स्टेटमेंट आया है वह इस मंच को चिंतित कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कोई उपेंद्र जी या संतोष जी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें इस पे। मेरी आवाज पहुंची है क्या? उपेंद्र जी, संतोष जी, यामिनी साहू जी। हेलो। हाँ उपेंद्र जी नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्कार भाई। आप सभी सर को मेरा प्रणाम। ये हमारे लिए सौभाग्य रहा सर, मैं बाकी का तो नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए, मेरे जो साथी हैं जो जुड़े हैं, हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमने बहुत कुछ इस मंच से सीखा और सीख रहे हैं। और आज मतलब जैसे ही 7 बजता है तो बहुत बेसब्री से उस 7 बजने का इंतजार रहता है हमको कि कुछ ना कुछ नया हमको मिलेगा। तो आप जैसा भी एक बिना टॉपिक के भी लेके अगर बैठते हैं सर तो वो भी हमारे लिए अच्छा है, टॉपिक लेके बैठते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा है, सारे पहलू में हमारे लिए अच्छा ही है। तो मेरा सुझाव एक इसमें हर परिस्थिति में मैं सिर्फ सहमति देना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं है। कल एक बात आ रही थी कि सर का जो फोकस था कि भी रूरल एरिया पे अपन ध्यान रखें, और पांडे सर का जो फोकस था कि नर्सिंग को अपन ट्रेंड करें, तो दोनों के बीच का ऐसा लेके चले सर कि दोनों एक साथ हो जाए एक ही क्लास में, तो दोनों चीजें चलती रहेंगी और कॉमन ही है। बिल्कुल उपेंद्र जी, हम इस पे जरूर विचार कर रहे हैं कि कैसे दोनों चीजों को लेके चला जा सकता है। थोड़ा सा इसमें चिंतन चल रहा है, जैसी जल्दी हो जाएगा हम इस पे आगे आ जाएंगे। तब तक जो अभी आज का जो डिस्कशन हमने रखा
कि आने वाले समय में कोरोना की वापसी हो सकती है। अनलॉक हुआ है अब शहर और वैक्सीन का ड्राइव चलेगा। दो पहलू आ गए, एक तो खैर आप पीएससी में है तो निश्चित रूप से आप लोग को वैक्सीनेशन की ओर तो कई काम आ चुके होंगे और आ जाएंगे, कई गाइडलाइन आ जाएगी, वो करना ही है। आम पब्लिक को कैसे जोड़ा जाए वह प्रयास यह मंच करेगा। यदि आपके उस गांव के क्षेत्र से एक दो जागरूक लोग जो कि चर्चा और सुझाव अभी इन पैनल ने दिया, डॉक्टर दुबे जी ने और डॉक्टर खंडेलवाल जी ने, कि वो प्रोत्साहित करें, टीकाकरण कराने आए एक दो लोग का फोटो खींच करके भेज दिया, नाम भेज दिया, हम यहाँ से उनको नाम लेकर के उनका सम्मान करें। दूसरा चीज, कोई आपके साथ आपके क्षेत्र का, चाहे वह सरपंच हो किसी गांव का या कोई शिक्षक है या कोई और समाजसेवी व्यक्ति भी आकर के कुछ इसमें बताए तो शायद और अच्छा होगा, क्योंकि उनको सुन करके लोगों का प्रेरणा बढ़ेगी, ऐसा हम लोग समझते हैं। उपेंद्र जी। जी सर, आप सही कह रहे हैं सर। इसमें हमारा प्रयास रहेगा सर कि हम ग्राम के जो प्रमुख हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी एक बार जोड़े हम इस पे। और इसके लिए बिल्कुल मैं प्रतिदिन, जैसे खंडेलवाल सर ने कहा, प्रतिदिन कम से कम 5 लोगों को हम कॉल करके बोलें, तो मैं इस पर जरूर प्रयास करूंगा अपने तरफ से। जो मेरे आसपास के क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं, जिनकी बात लोग मानते हैं, सुनते हैं, उनको इस मंच से जोड़ने का और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कराने के लिए प्रेरित करने का मैं प्रयास अपने तरफ से बिल्कुल करूंगा, और ऐसा होगा सर। बिल्कुल उपेंद्र जी, क्या है ना कि एक मुहिम चाह रहे हैं कि ग्रामीण की जो और भी बातें हैं, कई अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां हैं, उन तमाम चीजों को इस मंच के में हम चाहते हैं कि उठाया जाए, लाया जाए। ग्रामीण परिक्षेत्र में है, कई बातें वो बताएंगी क्या अच्छा हो रहा है, कुछ चीजें बताएंगे कि नहीं यार ये चीज और अच्छी हो सकती थी, इसको ऐसा करना चाहिए। तो समस्त बातों को हम लोग यहाँ पे लाए, क्योंकि इस मंच को काफी लोग देख रहे हैं और उसके अनुसार से योजनाएं भी बनेंगी। धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा, जितने भी लोग इस मंच को जुड़ते हैं और समझते हैं कि कई योजनाएं इस मंच पे डिस्कस कर ली जाती है, उसके बाद वहां बाद में फॉलो कर दिया जाएगा शासन के माध्यम से। यह भी समझ आएगा, कुछ कुछ चीजें आप लोगों को दिखनी चालू हो जाएंगी साहब। तो की बात हो गई है, और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? सर एक चीज और था, अभी मेरे पास एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, कोविड टीकाकरण हुआ, उसके बाद उनको कोविड हो गया था। अभी इनके मन में ये भ्रम है कि शायद कोविड टीका लगने के बाद उनके शरीर में वीकनेस आ गया है, लगभग 1.5 महीना हो गए बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि गंभीर सर या दुबे सर या खंडेलवाल सर, इनमें से कोई इनको थोड़ा सा काउंसलिंग कर दें, क्या है कैसे। मैं तो चाहूंगा कि वो सामने आए, अपना परिचय दें, मैं गंभीर सिंह से बात कर लें। जी बिल्कुल सर, मैं बात कराता हूँ सर इनसे, वीडियो पे। नहीं, वीडियो जरूरी नहीं है, हम तो ऑडियो में भी बात हो जाएगी। जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? संतराम सेन। संतराम सेन जी। जी हमारे विम्स मेडिकल कॉलेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर गंभीर सिंह जी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप अपना प्रश्न रखिए, क्या तकलीफ है आपको, समाधान बताएंगे डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, टीका लगे से काय कमजोरी है, हड्डी में दर्द है, कमाल बिल्कुल इच्छा भी नहीं होने डॉक्टर साहब। आपको हाँ, आपको टीकाकरण कब हुआ, कितने दिन हो गया टीकाकरण हुए? करीबन 2 माह हो गए। अच्छा, और आपको कोरोना के लक्षण कब आए थे, कितने दिन हो गए? मतलब रामनवमी दिन से आए थे। रामनवमी के दिन। अच्छा, ये टीकाकरण के बाद में आपको लक्षण आए हैं कि टीकाकरण के पहले आए हैं? नहीं, बाद में आए टीकाकरण जी। तो एक 2 चीज है जो आप चीजों को समझ लीजिए। टीकाकरण तो पहले हुआ था। टीकाकरण अगर टीकाकरण के कारण अगर ऐसी कमजोरी अगर लगती तो टीकाकरण के बाद ही लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना।
तो टीकाकरण आप समझिए कि वो एक ऐसी चीज हुई जिसके वजह से आपके शरीर में बल्कि मजबूती आई। तो जो आपको लक्षण आए इसका कोरोना का, अगर टीकाकरण संभवतः नहीं हुआ होता तो इसके लक्षण और बहुत तेजी से आ सकते थे, है ना। तो एक ये अपने दिमाग में पहले आप बसा लीजिए इसको, अच्छा हुआ कि टीकाकरण हो गया था आपको और लक्षण बाद में आए जो कि लक्षण कम थे, है ना। तो अच्छा, अब जब उसके बाद दूसरी चीज है जो कमजोरी का मैं बता रहा हूं आपको, जब हमको इसके लक्षण आते हैं, चाहे वो कम लक्षण आए, ज्यादा लक्षण आए, टीका लगा हो या ना लगा हो, क्योंकि एक बीमारी है ये और हमारे शरीर को झकझोर देती है, समझ लीजिए, पूरे अंग को हिला देती है ये। तो ऐसे में कमजोरी आना स्वाभाविक सी चीज है। आपको ही नहीं, बहुत लोगों को कमजोरी आई है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ध्यान इस बात को देना है कि ये जो कमजोरी है इसका निदान जल्दी से जल्दी किया जाए। तो अपने खाने में ध्यान रखें आप, अपने आराम में ध्यान रखें आप, ठीक है। और अगर इस बीच कोई ऐसी दिक्कत होती है, खासकर सांस लेने में, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि उनको भूख चली गई है, तो वो जरूर आके एक बार डॉक्टर को बताएं। उसके लिए जो भी दवाइयां हैं, संभावित दवाइयां, वो हमारे डॉक्टर उपेंद्र बैठे हुए हैं वहां पर, वो दे देंगे आपको। उनके लगातार संपर्क में रहें और आप अपने मनोबल को बढ़ा के रखें। आप समझिए कि आप बहुत बड़े परेशानी से बाहर आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें तमाम तरीके की दिक्कतें हुई हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा समझिए कि भाई उन दिक्कतों को आपने नहीं, आपके शरीर ने फेस किया, आप नहीं जूझे उनसे, बस बीमारी आई और चली गई, लेकिन कमजोरी तो निश्चित रूप से वो दे गई है। तो कमजोरी का आगे इलाज करना है धीरे धीरे। वो सारे इलाज आपके पास ही है, घर का बना हुआ बढ़िया खाना खाएं, अभी पानी खूब मात्रा में पीना है, और अभी जो भी सब्जियां उपलब्ध हैं घर में, दाल अगर है तो गाढ़ी दाल लीजिए आप, उसमें सोयाबीन की बड़ी ले सकते हैं, पालक की सब्जी खा सकते हैं आप। ये इस तरह से चीजों का सेवन करें तो धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाएगा। उसमें चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। उसके लिए अनावश्यक बाजार से कोई ऐसी भारी भरकम पानी का और ये सब खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सब, इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है ना। ठीक हो जाएंगे आप, चिंता मत करें। हाँ और इनका जो मैं बीपी दिया, थोड़ा हाइपर टेंशन है इनका, 150/100 है इनका ब्लड प्रेशर। वो सारी दवाइयां चलने दें। इनको अगर ब्लड प्रेशर की दवाई है, पहले से ले रहे थे, वो दवाई बिल्कुल यथावत लें। इनको कोई और भी दवाई अगर चल रही थी तो बिल्कुल वो दवाइयों को बंद नहीं करें, उनको चलने दो, डॉक्टर जैसा बताया हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए उन दवाइयां। पहले नहीं था, नजर आया सर, पहले आते थे तो नहीं था, आज मैं फिर से देखा, पहली बार देखा, मतलब कोविड के बाद में, तो आज नजर आया सर मेरे को। इनका उपेंद्र 2-3 दिन तक लगातार सवेरे शाम पहले ब्लड प्रेशर को चेक करें, रेस्टिंग स्थिति में चेक करें इनकी उम्र कितनी है? 55 के आसपास है सर, 55 से 60 के बीच में। हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। पहले 2-3 दिन तक चूंकि वहीं रहते हैं, सवेरे शाम जब भी मतलब होता है, इनका पहले बीपी ले लें। अगर उसके बाद कॉन्स्टेंटली, और दोनों हाथ कर लें, कॉन्स्टेंटली अगर बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो फिर एक बार अपन बाकी इनका ईसीजी, इनका रीनल फंक्शन और बाकी सारी चीजें देख के फिर उसके हिसाब से दवाई शुरू कर दी जाएगी, फिजिशियन को सलाह में लेकर। जी सर, जी सर, थैंक यू। हाँ, और कोई अपने बीच से पार्टिसिपेट करेंगे, कोई सुझाव देने वाले हैं क्या? चलिए, मेरे ख्याल से सुझाव के लिए लोग नहीं है अभी। अब 2 विषय हमारे आज के हो चुके हैं डॉक्टर साहब। एक तो हमने बात कर ली कि आने वाला जो तीसरा लहर होगा वो कैसा होगा इस पे, और टीकाकरण का भी अभियान के बारे में हमारे डॉक्टर साहब लोगों ने जानकारी हमें दे दी है। अब एक महत्वपूर्ण बात पे आएंगे और वो होगा कि कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। तो योग की भूमिका आने वाले समय के लिए कैसी होगी और क्यों महत्वपूर्ण होगा योग, और किस उम्र से योग को शुरू कर देना चाहिए,
इस विषय पे अब हमको थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहिए। क्या योग धार्मिकता का प्रतीक है या योग शरीर के लिए आवश्यक है? डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी। नहीं, योग का विषय है तो हमारे जो डॉक्टर विनोद बिहारी सक्सेना जी थे, पीएसएम के हेड, उन्होंने भगवत गीता लिखी थी। तब क्या है, मैं भटकते भटकते उस भगवत गीता को मेरे हाथ में लग गई, तो उसमें लिखा था संसार तापे तप्त नाम योगो परम औषध। तब मेरे को समझ में आया कि योग ही परम औषध है। तो मैंने बोला जब योग परम औषध है तो उसको पकड़ा जाए। भाई सब विज्ञान को तो पकड़ लिया, एलोपैथिक पढ़ ली, होम्योपैथिक पढ़ ली, आयुर्वेद का तो अध्ययन उतना नहीं है, सब पढ़ लिया, तब योग को पढ़ा जाए। तब मुझे संसार में, मतलब मुझे जो अनुभव हुआ वो थोड़ा शेयर करता हूँ सबसे, कि ये संसार में जो है ना, छोड़ने का सिद्धांत है। 1 मिनट गया, 1 दिन गया, जैसे आप जन्म लेते हो तो यहाँ योग का सिद्धांत नहीं है, छोड़ने का, वियोग का सिद्धांत है। भाई 1 दिन गया, मतलब हम भड़ाभड़ चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम संसार से तो जुड़ नहीं सकते, पहली बात। क्योंकि संसार में जैसे नरेंद्र जी ने बोला था, एग्जिट पॉइंट है और एंट्री पॉइंट है। तो मतलब यहाँ तो संसार का मतलब जो लगातार सन करके चलते रहे, तो फिर योग कहाँ होगा? तो योग का क्या मतलब है? भाई संसार से आप तो जुड़ नहीं सकते हो, तो योग किससे हो जाएगा? आप एक दूसरे से भी जुड़ नहीं पा रहे हो, अस्थायी रूप से यहाँ पे आप मेहमान हो। तब फिर वो योग से क्या होता है, आपके धीरे से चक्षु नेत्र खुलते हैं, आप एक आनंद की अनुभूति पे चले जाते हो। आप सांसारिक वातावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते हो। क्या संसार में हमारे चिंता का कारण क्या है? ऐसा योग में बताया गया है कि मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है। मन जो कहता है वो शरीर करता है, बुद्धि अलग चीज बोलती है, अहंकार हमको ये भूलने नहीं देता कि हम संसार हमारा अस्थायी घर है। तो जब हम योग करते हैं तो हम कुछ पराशक्तियों से, परलोक से, जो दूसरा लोक है उससे कुछ जुड़ते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो हम इस कार्यों से मुक्त हो जाते हैं कि भाई हमको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमें जो भी चीज मिल रही अस्थायी है। तो संसार में जो चिंता का कारण क्या है कि आप ये पद पे पहुंचे, ये हमको नहीं मिला, उसने हमको कुछ कह दिया, हमने उसको कुछ कह दिया। जो दुख का विषय है वो योग से हट जाता है। अब योग किस उम्र से किया जाए? तो लोग बचपन, हमने तो योग बहुत बाद में चालू किया, 40-45 के बाद, जब रामदेव बाबा आए, फिर उन्होंने योग पे व्याख्यान देना चालू किया तो हमने पढ़ा। तो योग तो किसी भी उम्र से किया जाए, एक अलग से अनुभूति मिलती है। जैसे मुझे कभी कभी लगता है मैं इन चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। हमको जो आज का दिन मिला है, हम वर्तमान में जीते हैं। तो योग हमको 3 चीजें सिखा है। एक तो वर्तमान में जीना, भविष्य हमको मालूम नहीं, भूत हमारे साथ है नहीं, आगे क्या होगा मालूम नहीं। योग योद्धा तैयार करता है, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हमको तैयार करता है। हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है तो मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है तो सब शरीर पूरा, हमारा सामाजिक परिवेश, पारिवारिक परिवेश पूरा ठीक हो जाता है। तो योग करने से बहुत फायदे हैं। नरेंद्र जी भी शायद कुछ आगे इसमें बताएं। ओवर टू नरेंद्र। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात करी है कि वियोग को भगाना है तो योग में रहना पड़ेगा। अगर योगी हो तो वियोग नहीं रहेगा। गीता का एक उपदेश योगी है कि कृष्ण महान योगी कहे जाते हैं कृष्ण, और कृष्ण को कभी वियोग नहीं रहा। दुखों की एक लंबी लिस्ट है कृष्ण के पास में। अगर उनके दुख को देखा जाए तो शायद हमारे जीवन में हम बहुत खुश रहेंगे। कृष्ण ने एक बार, कृष्ण के अध्ययन को जो हमने भगवान कृष्ण का अध्ययन करने लगा तो मैंने देख पाया कि कृष्ण तो बचपन से ही वियोग में ही चलते चले गए। पैदा हुआ जेल के अंदर, पैदा होते ही माता पिता को छोड़ना पड़ा, आगे गए तो बचपन में ही जब वो दूध मुहा रहे तभी से उसको मारने की तैयारी हुई। बड़े हुए थोड़े से तो राधा से प्रेम हुआ, और बड़े हुए तो प्रेम को छोड़ प्रेम भी छोड़ा, मथुरा भी छोड़ा, द्वारिका जाके बस गए। और बड़े हुए तो जिसको अच्छी सहेली माना उसी ने अपने सारे पुत्रों के मरने का जो दोष था वो कृष्ण के ऊपर ही मर दिया। बस एक बार पूरा दुखों की, एक वियोग की पूरी कहानी कृष्ण के पास है। 100 से ज्यादा पुत्रों, 1000 पुत्रों के वाले कृष्ण, जिनका पूरा वंश यदुवंश चला था, वह भी कृष्ण के खत्म होने के पहले पूरा का पूरा नष्ट हो गया। तो भी अंत में जब कृष्ण
विदा लेते हैं इस मृत्यु लोक से तो मधुर बांसुरी बजाते हुए जाते हैं। वो कहीं दुखी नहीं होते, कहीं वियोग नहीं होते हैं, इसीलिए शायद उन्हें महान योगी कहा गया है। तो योग हमेशा, जो योग करता है उसका शरीर देखिए तेज रहता है, उसके शरीर में वो हर दुख के समय भी मुस्कुराता रहता है। यह योग की है और यही योग हमें सिखाता है कि हमें चिंतित नहीं करता, हमें कभी डिप्रेशन में आने नहीं देता है। यह योग की शैली है। शायद डॉक्टर साहब आप बहुत योग करते हैं और यहाँ पे हम लोग कई लोग हैं जो अब समय निकालने लगे हैं थोड़ा थोड़ा सा योग और मेडिटेशन की करने की। दिन भर की भाग दौड़ की जिंदगी के बाद आप थक के सो जाते हो, जब सवेरे उठते हैं तो अगर थोड़ा सा आधे घंटे का भी कुछ भी योग अगर आपने कर लिया, चाहे वो अलोम विलोम हो, चाहे आपका भस्त्रिका कर ली, इतने में भी आपके अंदर में एक अच्छा सा सुकून और एक चेतना आपके शरीर में स्वतः आ जाती है। बस योग में का मतलब जोड़ होता है, शरीर के सारे अंगों को, सारे अवयवों को जो जोड़ दे, मेरे विचार से वही योग है। और इसके लिए हम योग दिवस कल मनाएंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि जितने लोग भी इस मंच को सुनते हैं वो कम से कम कुछ भी 15-20 मिनट का समय निकाल के थोड़ा सा योग जीवन में डालते जाए। यह योग लोगों को जोड़ना सिखा देगा। बाबा रामदेव जी की आपने बात करी, उन्होंने योग को लेकर के आगे चले। एक लंगोटीधारी व्यक्ति आज पूरे विश्व में योग दिवस मना रहा है। इससे बड़ा योग अर्थात जोड़ का दूसरा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरे बीच में आज डॉक्टर किरण जो लगातार जुड़े रहते हैं हमारे मंच में, अभी अभी शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर किरण जी, आपका अभिवंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। डॉक्टर किरण अभी तो मुझे जुड़े हुए दिखाई दिए। हाँ है तो डॉक्टर किरण, आवाज आ रही है आपको? चलिए जब तक माइक अनम्यूट होता है तब तक। हाँ सर, आ रही है आवाज सर। हाँ किरण सर, आप अभी जुड़े नहीं थे। दो महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहाँ करने को उपस्थित हुए थे। पहला तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस मंच के माध्यम से कि हमने चर्चा की, जो गुलेरिया जी का स्टेटमेंट आ गया था कि कोरोना 3 महीने बाद फिर वापस लौटेगा, तीसरी लहर आएगी, तो उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या संभव है आएंगे। तो निश्चित रूप से लापरवाही बढ़ रही है, तो हो सकता है तो लोग लापरवाही न बरते, सार ये निकला। दूसरी महत्वपूर्ण बात किरण भाई आई कि टीकाकरण का अभियान कल से शायद मोदी जी घोषणा करने वाले हैं। पूरे देश में टीकाकरण कल से चालू होगा और सबकी अपनी अपनी भूमिका होगी। क्योंकि हम लोग चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे साथ में पैरामेडिक्स भी जुड़े हुए हैं। तो इस मंच के माध्यम से डॉक्टर गंभीर सिंह, डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी और डॉक्टर दुबे सर का जानी मछली एक राय आई है कि हम टीकाकरण करने वाले जो अपने लोग हैं उनका नाम इस मंच से प्रसारित करेंगे और हमारा जो फेसबुक में लिंक चलता है उसमें भी डालेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग अपना बढ़िया, कोई चित्रकला में अच्छा है, कोई रंगोली में अच्छा है, वो अपनी रंगोली या चित्रकला की फोटो भी खींच करके अगर हमारे मंच को भेजेंगे तो हम यहाँ से प्रसारित करेंगे और अपने जो 7 फेसबुक आईडी हमारी रन हो रही है हम उस पे इसको अपलोड करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूकता आ सके। एक बात और शैलेश खंडेलवाल जी ने जो कही वह कही कि आने वाले समय में हम जब बाहर निकलते हैं कहीं पे 7 बजे, 7:30, 8 बजे के आसपास जब ये मंच चलता रहता है, इस मंच के द्वारा भी हम लोगों को लाइव दिखाने का प्रयास करें कि देखिए आप भी हमारे पैनलिस्ट से कुछ चर्चा कर सकते हैं। कोई शंका कोरोना को लेकर के या टीकाकरण को लेकर के कुछ बातें, भ्रांतियां हैं तो आप उसे भी पूछ सकते हैं एट समय। और एक महत्वपूर्ण बात जो कही गई वह ये कहा गया कि हम इस मंच पे अगर जागरूकता के लाने के लिए 2 से 3 लोगों को शामिल करें तो भी इस मंच की सार्थकता निकल जाएगी और जागरूकता के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा एक विचार यहाँ पर आ चुका है। तो मैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है जागरूकता वाला, तो इसके लिए कोई सुझाव किरण सर आपके पास भी है कि अपन लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर के अब तीसरी लहर से बचने के लिए क्या सुझाव ला सकते हैं और मंच की भूमिका और हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए, ये विषय आप अगर रखें तो मंच आपके विषय का इंतजार कर, आपके विचार का इंतजार कर रहा है। सर इसमें मेरा विचार ये है कि पर्सनली मतलब ये है कि अपन ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें और इसमें अपन मेडिकल स्टूडेंट को जो अपन ऐड करते हैं उसमें ये कर सकते हैं कि अपन ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन मैन है उनको ऐड करें। हेलो।
बिल्कुल किरण सर, तो इसमें सबको भूमिका निभानी है और हम लोग चाहते हैं कि अगर हर व्यक्ति 2 से 3 लोगों को फोन करके उपस्थित होने के लिए या फेसबुक में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा तो बढ़िया होगा। तो यह एक विषय आ गया और इसमें आप भी अपने टीम के साथ में थोड़ा सा प्रयास करने का करिएगा। एक विषय और चल रहा है, अब योग दिवस है सर, तो योग को अपना करके कोई योग के बारे में आपकी टिप्पणी। सर अब योग के बारे में तो ऐसा है सर कि अब योग के बारे में ज्यादा कुछ बोलने के लायक रह नहीं गया। सबको मालूम हो गया है आज की तारीख में कि योग कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। बस उस चीज को अपने लाइफ में उसको उतारना है और उसको एक आदत में शामिल करना है। जैसे रूटीन, जैसे हम मंजन ब्रश करते हैं या कुछ भी मतलब दैनिक दिनचर्या करते हैं, तो उसी चीज को तुलना करते, मतलब उसी टाइप अपने को योग को भी अपने को शामिल करना है और इसमें सब धीरे धीरे सब करने लग जाएंगे सर। और एक अच्छा मतलब उनका एक इम्पैक्ट पड़ता है। मैं खुद करता हूँ योग, मॉर्निंग वॉक करता हूँ और अगर मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाता तो इवनिंग वॉक करता हूँ और योग तो रेगुलर करता ही हूँ। जी सर। जी नरेश जी शैलेश भैया, क्या है आप सोचो, प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कैसी थी? उनको थोड़ी मालूम है कोरोना आने वाला था। 5 साल पहले से इन्होंने योग को, जैसे किरण ने कहा कि योग के बारे में आप जान गए हैं, कोई नया विषय रहा नहीं, बस करने का देर है। तो जब ये कोरोना आया तो योग सब जानते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलने थे, सबको मालूम था भस्त्रिका क्या है, अनुलोम विलोम क्या है और वो क्या कपालभाति क्या है। तो कोरोना के फाइट में योग एक्सरसाइज का भी एक बहुत बड़ा रोल था। अब एकदम से योग किसी को बताते देश को तो समझ नहीं पाता। किरण ने बोला कि आज सब जानते हैं योग को, कोई समझाने का नया विषय नहीं है, आदत में लाने का विषय है। तो कोरोना महामारी ने योग को, लोगों को आदत में डालने की एक प्रक्रिया भी उसने विचार, कोरोना को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने महामारी तो लाई पर दैनिक दिनचर्या कैसे रहे। हम पुरातन काल के, अपने सनातन वर्ष के, अपने भारतवर्ष के लोग हल्दी का भंजन करने लगे, कॉपर का पानी पीने लग गए, सुबह उठने लग गए, योग करने लग गए। तो महामारी से बचना है तो हमें बहुत सारे पद्धति को अपनाना पड़ेगा, ये भी हमने सीखा है। महामारी 100 साल में आती है, अभी जैसे कोरोना आया, बाद में कोई और वायरस आ जाएगा। तो किरण जी की बात का मुझे बहुत अच्छा लगा कि योग सब सीख चुके हैं, बस उसको हैबिट में लाना है। अब धीरे से हैबिट पे भी आ जाएगा, अब सीखे तो हैबिट में भी आएगा। अब पाठ्यक्रम में भी आ गया है, लोग योग पढ़ने लग गए, योग करने लग गए। आपको याद होगा नरेंद्र, अपने पीटी होता था अपने स्कूल में, एक शायद सैटरडे वगैरह को पीटी करवाते थे। तो अब स्कूलों में भी योग डेली चालू हो जाएगा। गंभीर जी कुछ इस विषय में अच्छा बता पाएंगे? जी सर, बिल्कुल। योग की एक स्पेशल क्लास तो जरूर स्कूलों में रखना चाहिए कि संस्कार, क्योंकि योग को मैं कोई धार्मिकता से नहीं मांगता, मैं योग को एक संस्कार के रूप में लेता हूँ। और शरीर की स्वच्छता के लिए अगर कहा जाए तो योग एक आवश्यक चीज है। जिस तरह की हम नित्य नए जो कर्म करते हैं, जो भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए, उसमें से अगर आधे घंटे भी समय निकाल लिया जाए, लोग तो 1 घंटा कहते हैं, हम तो कहते हैं आधा घंटा भी अगर समय निकाल लिया जाए तो कई प्रकार की बीमारियों से वो बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ को जिया जा सकता है। तो विषय ये हुआ। अब सर अगले विषय की ओर हम बढ़ेंगे। आज फादर्स डे मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, तो यह मंच भी आज एक छोटी छोटी सी बातें अपने पिताजी की याद करने का दिन है। तो लोग अगर याद कर पाए कोई अच्छी बातें तो जरूर इस मंच पे रखा जा सकता है। और क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो भी जिस मुकाम पे आज पहुंचा है वो कहीं ना कहीं पिताजी की सिखाई हुई बात से हो, चाहे वो उनकी कड़ाई का हो, चाहे उनके प्यार का। किसी एक अच्छे कवि की मुझे एक लाइन याद आती है, बोले माँ और पिता में बस थोड़ा सा अंतर है, माँ बोलने से मुंह खुल जाता है और बाप बोलने से बंद हो जाता है। तो माँ जहाँ पे दुलार का, प्यार का प्रतीक रही, वही पिता सारी बुराइयों को अपने ऊपर लेकर के अपने बेटे को आगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है। कई बार ना चाहते हुए भी गुस्सा दिखाता है, ना चाहते हुए भी डांटता है,
अपनी बातों को अंदर लेकर किनारे बैठ जाएगा, लेकिन जो करता है शायद अपने बेटे की भलाई के लिए, अपने बच्चों के लिए भलाई के लिए करता है। तो हमारे यहाँ अब मैं अगर डॉक्टर अखिलेश दुबे जी हैं तो सबसे पहले मैं उन्हीं से एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि आज हम अपने पिताजी को याद कर। अरे अजवा भैया नमस्कार, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था अजय भाई। नमस्कार। और अजय भैया आज आप व्यस्त रहे और एक अच्छे संस्कार के दिन में आप थे, तो सबसे पहला तो मैं उन बटकों को जिनका आज व्रतबंध हुआ है, मैं उन्हें अपनी तरफ से, इस मंच की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। उन्हें ब्राह्मणत्व की श्रेणी में लाने के लिए और आपको भी उसके लिए बधाई देता हूँ कि जनेऊ संस्कार के माध्यम से आज उन्हें आपने ब्राह्मण के एक संस्कार में लाया है, क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति या कोई धर्म या का विषय नहीं है, यह एक संस्कार है। और आज आपने बच्चों को संस्कार में ला दिया है। और संस्कार की बात आ रही थी पुराने विषय की ओर, मैं भैया ले चलूंगा। आज एक संस्कार और है जो कि हमें अपने पिता के माध्यम से ही मिलता है। हर पुत्र को, हर पुत्री को माँ के संस्कार आ जाते हैं, और पुत्र के पास जो भी संस्कार आते हैं वो कहीं ना कहीं पिता से आते हैं। और आज विश्व फादर्स डे मना रहा है, और आप एक अच्छे चिंतक हैं अवस्थी जी, तो इस फादर्स डे के ऊपर में संस्कार, एक संस्कार को आप निभा के आ रहे हैं, तो आपके विचार चाहूंगा। मैं मंच को फिर से एक बार परिचय करा देता हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं आज डॉक्टर श्री अजय किरण अवस्थी जी से। अजय किरण अवस्थी जी लेखक है, एक अच्छे चिंतक हैं, और अक्सर आकाशवाणी के चिंतक प्रोग्राम में आप अपने विचार को रखते हैं समझते। और यह मंच का सौभाग्य है कि आज अजय अवस्थी जी हमारे समक्ष फिर से उपस्थित हो पाए हैं। आज फादर्स डे पे, शिक्षक दिवस पे अजय अवस्थी किरण जी के विचार सुनेंगे। नरेंद्र जी, मुझे कितनी देर बोलना है? विचार के लिए भी आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी चाहे आप बोले, मुझे सौभाग्य होता है आपका। नहीं, इसमें और भी है ना। हम आज मैं कम से कम समय दूंगा 3-4 मिनट में, क्योंकि और भी लोग सुनने में अच्छा लगेगा। आप 5 मिनट का समय आपके लिए निर्धारित है। आप 5 मैं अपनी बात रखूंगा। जी जी जी, उससे भी कम भी, क्योंकि और भी लोग हैं, बड़े अच्छे लगते हैं विचार सबके सुनने में, जी है ना। तो बहुत अच्छा विषय आपने फादर्स डे पर रखा है। तो ये फादर्स डे, लेकिन भारत में पितृ संस्कार पितृ दिवस है। अजय भैया शायद किसी का माइक कुछ बोलना चाह रहे हैं। दीप्ति जी कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? हेलो दीप्ति, कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? अगर बोलना नहीं चाह रहे हैं तो आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज, या कोई प्रश्न है तो बोलिए। हेलो, मैं माइक को म्यूट कर रहा हूँ। जिन्हें भी कोई प्रश्न होगा वो 3 बटन वाली जगह है, वहां पे चैट बॉक्स है, आप उसमें मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा। मैं अभी विचार का समय है अजय अवस्थी जी से, हम आज उनके विचार सुनेंगे फादर्स डे के ऊपर में। जी अजय जी। वस्तुतः देखा जाए तो पिता ही अतीत का संस्कार लेके आता है। अतीत का संस्कार कहने से मतलब हम महाभारत काल, रामायण कालीन युग से जो मान्यता चली आ रही है, पितृ धर्म में निर्वाह किया जाता है। तो कुछ कथाओं को प्रेरणा के तौर पर और उसके भीतर के संकेत को डिकोड करने के लिए ही शामिल किया गया है। जैसे ययाति की कथा है, नरेंद्र जी आपने सुना होगा ययाति की कथा। जी, शुक्राचार्य जी की पत्नी से ययाति, देवयानी से ययाति का विवाह हुआ, लेकिन ययाति को किसी और स्त्री से भी आसक्ति हो गई, दासी से आसक्ति हो गई। तो दूसरा संबंध होने के कारण शुक्राचार्य जी ने उन्हें वृद्ध का श्राप दे दिया कि आप समय से पहले बूढ़े हो जाओगे, काम वासना में जीने वाले आप में संयम नहीं है, आप बूढ़े हो जाओ।
ययाति की जवानी पूरी हुई नहीं थी, वृद्धावस्था आ गई और फिर यमराज आ गए लेने के लिए। तो ययाति गिड़गिड़ाने लगा कि मैं संसार का सुख भोगा ही नहीं हूँ और मेरे अंत समय आ गया, तो मैं नहीं जाना चाहता, मुझे आप किसी तरह से इस संसार में भी रखिए, मुझे मत ले जाइए। तो यमराज ने कहा कि एक शर्त है, मैं तुम्हारी आयु तो पूरी हो गई समय से पहले, लेकिन अगर इस आयु को तुम्हारा कोई दे दे, तुमको अपनी आयु दे दे, तो तुम उतने साल और जी सकते हो, जिंदगी मिल सकती है। तो ययाति के 10 पुत्र थे, उसने 10 पुत्र के पास जाकर गिड़गिड़ाया। बेटों ने बड़ी घृणा से उसे कहा कि तुम अभी भी भोगना चाहते हो, अभी भी संसार का काम वासना में जीना चाहते हो। पर एक पुत्र पुरु ने अपना यौवन दे दिया और ययाति उस पुत्र की जवानी की उम्र को लेकर युवा होकर के सुख भोगने लगे। बेटा बूढ़ा हो गया, बाप जवान हो गया। इस भोग के बाद भी तृप्ति नहीं हुई ययाति को, तो उसने सभी पुत्रों से, सभी से यौवन मांग मांग कर 1000 साल तक सुख भोगा, पर वासना का अंत नहीं हुआ। कथा दूसरी तरफ जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस कथा में ये देखें कि एक बेटे ने अपने पिता के लिए अपना यौवन दे दिया। ठीक एक और कथा है भीष्म पितामह की शांतनु के साथ। शांतनु की पत्नी ने जब कहा कि भाई मेरा ही पुत्र राजगद्दी संभालेगा और भीष्म आपका ज्येष्ठ पुत्र है, तो भीष्म को राज्य मिल जाएगा तो मेरा पुत्र तो राज्य से वंचित हो जाएगा, तो मैं विवाह से कैसे करूं? भीष्म ने कहा कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा, आपका ही पुत्र राज्य करेगा। मैं शादी, मेरा पुत्र ही नहीं होगा कोई, तो वंश आपका ही बढ़ेगा, मेरा नहीं बढ़ेगा, और मैं सत्ता में नहीं बैठूंगा। पिता के लिए पुत्रों का यह त्याग जो है इस कथा में इसलिए कहा गया है कि पिता संस्कार के, अतीत के संस्कार को लेकर के आता है, पुत्र को संस्कारित करता है, पुत्र को शिक्षा, दीक्षा, आहार, शैया, भोजन, सारे सुख देता है। पुत्र का धर्म है कि वो पिता के लिए जो कुछ भी हो सकता है उस संस्कार को लौटाए। वही संस्कार फिर से प्रतिछाया के रूप में उसके पुत्र पर पड़ती है। आज के पुत्र अगर यह यौवन ना दे सके, वैभव ना दे सके, तो कम से कम वृद्धाश्रम ना भेजे। आज वृद्धाश्रम तो ना भेजे कम से कम। इतनी मानविक और दयनीय अवस्था है आज बुजुर्गों की। अगर आज के संदर्भ में सबसे ज्यादा पीड़ित, उपेक्षित और प्रताड़ित है तो बुजुर्ग ही है। और पिता जब बुजुर्ग होता है तो पुत्र उसको ऐसी अवहेलना करता है कि वो बड़े कष्ट से अनाथ जीवन बिताता है या रहकर भी वहां पे प्रताड़ित रहता है। अभी मेरे आसपास ही नरेंद्र भैया ऐसे ऐसे वृद्धाश्रम में किस्से आ रहे हैं कि सक्षम बेटों के बीच में झगड़ा हो रहा है कि तू रख, माँ को मैं रखूंगा, बाप को तू उसको रख, मैं उसको नहीं रखूंगा। माँ भी नहीं चाहती कि मैं इसके साथ रहूं, बाप नहीं चाहता कि उसके साथ रहूं। तो क्या हल निकाले? तो बोले माँ बाप दोनों को अलग से, हम दोनों से सक्षम है, आश्रम भेजेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी। ये सक्षम बेटों ने करोड़ों रुपए के स्वामी है, फिर भी अपने माँ बाप को आश्रम में भेजा, तो इनको अलग से मकान लेके रख देते। बहुओं से पड़ता नहीं, माँ की बहू से पड़ता, बेटा के बाप से नहीं पड़ता, तो माँ बाप दोनों को अलग से किराए का मकान में रख दो, एक केयर टेकर रख दो, नर्स रख दो, उनकी सेवा होती रहेगी, ना हमारे घर में रहेंगे ना कला होगा। किस मानसिकता में हमारे समाज की स्थिति बन रही है, ये मैं कहना चाहूंगा। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि परिवार की एकता, बुजुर्गों का अपनापन, वही माँ 20 साल तक अच्छी लग रही थी जी, 22-25 के हुए शादी हो गए तो माँ बुरी लगने लगी, वही पिता बुरा लगने लगता है, पत्नी आ जाती। तो सवाल ये है कि वही व्यवहार, वही स्वभाव, वही उनके जीवनचर्या का अंग आप थे, उनको देख रहे थे, जहां आपकी शादी, जहां आपके बच्चे हुए, उनके सारे सब आपको विपरीत लगने लगे। वही माँ बाप के आदत, व्यवहार, स्वभाव में अंतर लगे। आप बताएं 70+ व्यक्ति बच्चों जैसी बुद्धि का हो जाता है। रोग, शारीरिक कष्ट, अक्षमता और मस्तिष्क की अवस्था वैसी रहने के कारण चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों को मन में रखना, दुखी होना, ऐसे समय अगर उससे बराबरी का व्यवहार करेगा बेटा, उसकी मनोदशा तो और खराब होगी, और बेटे की भी होगी, क्योंकि वो अपने बराबरी का देख रहा है पिता को। पिता की बाल्यावस्था आ गई है लगभग, माँ की बाल्यावस्था आ गई है 70 के बाद। इस मानसिकता से अगर माँ बाप को देखेगा तो उनके हर चिड़चिड़ेपन को, उनकी नाराजगी को, उनकी किसी प्रकार की असुविधा को, कष्ट को
उनके आदर स्वभाव को सह लेगा। ये पितृ संस्कार में आज के दिन यही कहूंगा कि बड़े बड़े त्यागी पुत्रों से प्रेरणा लेकर के हम कम से कम उन्हें वृद्धाश्रम न भेजें, अंतिम समय तक उनके साया बनकर रहें, उनका सिर अपने गोद पर रखें, उनके साये में हम जिए, हमें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। और ये अप्रत्यक्ष रूप से गॉड पार्टिकल है कि माँ बाप के साये में अगर आप हैं और आपसे अगर माँ बाप को सुख मिला, जीवन में आपके भी कभी क्लेश और शांति नहीं आएगी। आपका बेटा उससे ज्यादा आपके लिए करेगा, करे ना करे। आपको इतने सक्षम हो जाए मनुष्य कि आपको जीवन में बड़ी अद्भुत रोशनी मिलेगी कि आपने सार्थक कुछ किया, वरना पैसे अंजू है। हिसाब किताब करेंगे तो सब कुछ बेमानी है, सब खत्म हो जाने वाला है। इतना ही कहूंगा नरेंद्र पांडे जी, आपने बड़ा अच्छा आयोजन किया है। ऐसी चर्चाओं से जरूर माहौल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अवस्थी भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पुरातन काल में आश्रम होते थे बालकों के लिए, जहाँ पे शिक्षाएं दी जाती थी, गुरुकुल होता था, आश्रम होता था। जी। और आज पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाता हुआ हमारा देश संस्कार को इस कदर भूला है कि अब आश्रम वृद्धों के लिए बनने लगे हैं। तो हम उस देश के लोग हैं जहां पे पुत्र ने अपना यौवन दे दिया और पिता को का बुढ़ापा अपने पास लिया, तो कम से कम हम अगर अपना यौवन ना दे तो अपना कम से कम दुलार, अपना प्यार तो उस उम्र के अपने पिता को दे जो कि अब बालक बन चुका है। बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी बात कही है। मैं यहाँ डॉक्टर गंभीर सिंह जी उपस्थित है, तो इस विषय पे क्योंकि एक प्रयोग डॉक्टर साहब चालू कर रहे हैं कि अब एक प्रेरक कथाओं के साथ में भी यह मंच उपस्थित हो और हमारे अजय अवस्थी जैसे और उनके साहित्यकार लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के एक माहौल, एक नैतिक शिक्षाओं का, एक संस्कारों का आयोजन इस मंच के माध्यम से हो पाए। तो आज का पितृ दिवस के ऊपर में, फादर्स डे के ऊपर में अजय अवस्थी जी की जो विचार था उस पे आपकी एक छोटी सी टिप्पणी। पहले तो अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर। बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय जो उनको अभी इस मंच ने अलॉट किया था, बहुत गहन और इतनी गहरी बात उन्होंने रख दी जो एक बिल्कुल दर्पण जैसा है। और न सिर्फ सोचने का विषय तो है ही है, हम सब लोगों को उसमें मंथन करना ही चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं अभी हमारे पास में, जबकि इतने उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर हम अपने तमाम सारे चाहे वो अभी रामायण के बारे में बताया गया और भी जो महाभारत है उनको पढ़ें तो उसमें इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं जिसमें हर रिश्ते के बारे में बहुत मतलब पॉजिटिव मीनिंग्स हैं, वो उनके मायने हैं। जैसे आपने भी अभी कृष्ण जी के बारे में जो व्याख्या दिया, तो जब उसको पढ़ता है व्यक्ति तो मैं नहीं समझता कि कोई उसमें निगेटिविटी आती है, बल्कि पॉजिटिविटी ही आती है। तो वो निश्चित रूप से अभी अजय भैया ने जिस ढंग से चीजों को कहा वो हम सबको सोचना चाहिए। और हमारी इस मंच के माध्यम से हमारी कोशिश होनी चाहिए हमेशा कि जब भी कोई ऐसी चीज हमारे सामने दिखे उसका प्रतिकार करें। हमें कोई ऐसा बुजुर्ग अगर दिखता है जो अगर समस्या में ग्रसित है या उसको कोई दिक्कत हो रही हो तो उसका हम लोग निदान करने का प्रयास करें। ये हमारा एक सार्थक प्रयास होना चाहिए इस मंच के माध्यम से। जहां तक सवाल पितृ दिवस के उसमें है, एक छोटी सी चीज मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो रोज ही आज 20 तारीख को 20 जून को जो भी एक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन मेरे पूरे जिंदगी में हमेशा रोज ही पितृ दिवस रहता है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, हर पल हर क्षण अपने पिताजी के कुछ जो सीख है वो कहीं ना कहीं दिख जाता है, झलकने लगता है। मैं सच्चाई बता दूं, एक बहुत ऐसी चीज जो है हमारे संस्कार में जो पिता के माध्यम से मिला, जिसका मैं पूरा पालन करने का अपनी तरफ से प्रयास करता हूं।
मंच को बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में अभी भी ऐसी व्यवस्था है जहां पर अगर घर में कोई व्यक्ति, कोई मेहमान या गांव का ही कोई व्यक्ति आता है तो उसको वेलकम स्वरूप जब वो आता है स्वागत के रूप में तंबाकू या बीड़ी या सुपारी या पान इस तरह से चीजें दी जाती है, लौंग इलायची जो भी है, जो उपलब्ध रहता है। ये अभी भी सबके घरों में होता है। ये जब वो आता है तो वो सबसे पहले उसको प्रेषित किया जाता है, उसके बाद ही आने का कारण पूछा जाता है कि भाई आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं। तो हमारे घर में भी होता था उस समय, बीड़ी तंबाकू वो सारे एक उसमें रख दिया जाता था। और हमारे घर में ऐसी परंपरा थी कि जब बीड़ी किसी को दे रहे हैं तो बीड़ी को जला के दिया जाता था। अब वो पता नहीं घर में कब से चल रहा था, हमें नहीं पता है, हो सकता है मेरे दादाजी लोगों से या उसके पहले से चलता रहा होगा। तो बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो कई बार ऐसा होता था कि हमें भी बोला जाता था कि भाई बीड़ी देते, तो जला के ही बीड़ी देने की परंपरा होती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे बारिश का टाइम आ गया कि भाई बीड़ी नहीं जल रही है, आप कैसे जलाएं उसको। तो हमारे जो बड़े भैया हैं, मेरे जो काका के जो लड़के हैं, वो जब जलाने का प्रयास करते थे और वो नहीं जलती थी तो एक आध बार उसको बीड़ी को खींच लेते थे और ऐसा जला के वो देते थे। तो एक बार पिताजी ने उनको ऐसा करते हुए पकड़ा और जो भी दंड दिया होगा वो अलग मैटर है। लेकिन जब मैं उस लायक हुआ तो मैं भी क्योंकि घर में ऐसा देखा था, तो एक दिन पिताजी ने मुझसे बोला कि बेटा ये क्योंकि सबको दिया जाता है घर में, पहले से ये परंपरा चली आ रही है, शायद उस परंपरा का निर्वहन पिताजी मजबूरी में कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको अपने को आपको नहीं पीना नहीं है, इससे सीखना नहीं है, गलत चीज है ये, कभी इसका सेवन मत करना। तो अब देखिए, इस बात को इस मंच में रखने का मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है, वो जानते थे कि कई सारी चीजें परंपरा के नाम पे चल रही हैं लेकिन वो गलत है, और अपने बेटे को उन्होंने बोला कि आपको नहीं करना है, क्योंकि शायद मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को ये संदेश नहीं दे पाए होंगे और संभवतः तो मेरे पिताजी भी अपने बाल्यकाल में या जवानी में तंबाकू का सेवन उन्होंने, उसके बाद में सिगरेट भी पी, लेकिन उन्होंने जब उनको लगा कि ये सारी चीजें गलत है तो उन्होंने बंद कर दिया उसको। लेकिन चूंकि गांव में ऐसी जो चीजें थी तो वो चलती रही, अभी भी गांव में चल रहा है। अंतर बस इतना आ गया है कि अब उसको हम सुलगा के नहीं देते हैं। कोई किसी को अगर पीना है बीड़ी, हमारे घर में अब आता है तो रखी रहती है, उसको हम दे देते हैं। तो ये जो चीज है, अभी भी मैं कभी दोस्तों के बीच में बैठता हूँ और भी कभी ऐसे उसमें, आज तक कभी इन सारी चीजों की लत नहीं लगी। और किसी को बीड़ी पीते हुए जब मैं देखता हूँ तो बरबस ही मेरे को पिताजी की वो बात याद आती है कि, और मुझे हमेशा लगता है कि शायद इस व्यक्ति के पिताजी ने शायद इनको नहीं समझाया, नहीं तो ये व्यक्ति नहीं पी रहा होता। और चूंकि मैं डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी चीजें जब कोई कैंसर का मरीज आता है हमारे पास में, पर्टिकुलरली लंग कैंसर, और उसमें ये बताया जाता है कि चेन स्मोकर रहा है, या कभी कभी किसी बड़े आदमी को हम सुनते हैं कि चेन स्मोकर था इसलिए उसको लंग कैंसर हो गया और वो आज इस स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पिताजी ने कम से कम जाने अनजाने में इसे, उस समय उनको नहीं पता था कि इससे क्या बीमारी होती है, लेकिन उनको इतना तो पता था कि अच्छी चीज नहीं है। तो ऐसे तमाम सारी चीजें मेरी जिंदगी में भरी पड़ी हुई है। मैं जब सवेरे उठता हूँ तो उनका एक अंदाज था उठाने का, वो बड़े प्यार से बाबू करके उठाते थे, बोले बाबू उठो ना। तो मैं जब उठता हूँ अभी भी सो के, तो मुझे कई बार ऐसा एहसास होता है कि शायद ये आवाज आ रही है। तो ऐसी कई सारी चीजें, इसलिए मैंने अभी शुरुआत में बोला कि मुझे तो रोज ही मेरे पिता का वो रहता है। तो आज जरूर ये मनाया जा रहा है फादर्स डे, लेकिन मेरे लिए तो रोज ही मेरे पिताजी का एक वो रहता है, मेरे लिए रोज ही फादर्स डे मेरी जिंदगी में रहता है। तो मैं मंच में यही शेयर करना चाह रहा हूँ जी। एक बहुत अच्छा शब्द याद आया था डॉक्टर साहब आज के परिवेश में, कहना अच्छा होगा कि वो पिता ही था तेरे पिज्जा के लिए अपनी बनियान भूल गया। तो पिता वो है कि जो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं, अपनी जो चाहते होती हैं, उसको नजरअंदाज कर देता है, उसकी पितागिरी दे देता है। वह केवल एक बाप ही हो सकता है, वह एक केवल पिता ही हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां सबके पास में है। अगर कोई इस मंच में कुछ अपनी महत्वपूर्ण घटना बताना चाहे पिताजी को लेकर के, जरूर हम स्वागत करेंगे। हालांकि अब समय भी होने लगा है हम लोगों के विदा लेने का।
कोई है जो कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने पिताजी की महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे डॉक्टर गंभीर सिंह जी ने शेयर किया? शायद हो सकता है प्रश्न है, आज लोग शेयर नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण बातें रही हैं। डॉक्टर गंभीर साहब ने भी बताया कि कैसे गलत आदतों का शिकार ना हो उनका बेटा, उनके पिताजी। सर, हाँ सर जी जी हाँ, मैं शेयर करना चाह रहा था सर, वो काम नहीं कर रहा था कीपैड। जी सर, मेरी जब पोस्टिंग हुई 10 साल पहले बकरकट्टा में जी, तो सब कोई ने, मतलब मेरी बुआ थे और सब थे, तो बोले पापा को कि आपका इकलौता बेटा है, आप ऐसे सघन एरिया में आप उनको मत भेजो, आपके घर में खाने पीने जीने के लिए सब कुछ है, तो आप क्यों भेजते हो उनको इतना दूर। तो मेरे यहाँ पिताजी मुझको बुलाया सर बाद में, सबकी बातों के बाद, और बोले बेटा जीवन में कहीं भी रहना है, काम तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम यहाँ काम करो या वहां काम करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको करो और अपना एक अलग पहचान बनाओ। तो वो सर वो दिन था और आज है। उनके आशीर्वाद से आज 10 साल हो गए और आज आप सबका भी आशीर्वाद उनके आशीर्वाद से के साथ मुझको मिल रहा है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने पिता की प्रेरणा से ये टास्क कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र जी, पिता हमेशा ही प्रेरक होता है और पिता कई बार बिना बोले बहुत कुछ चीजें बता जाते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं, जैसा कि गंभीर साहब ने शेयर कर दिया कि बिना बताए कि क्या चीज बुरी है और क्या नहीं है, किसका सेवन तुमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन्होंने केवल एक छोटी सी बात कह करके कह दी। और मैं डॉक्टर गंभीर सिंह को जानता हूँ, आप लोग को भी मालूम होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं फिर से कि फक्र होता है मुझे भी ऐसे लोगों से मित्रता करने में। डॉक्टर गंभीर सिंह तो वैसे ट्राइबल बेल्ट से आते हैं, ट्राइबल है, और ट्राइबल की जब बात होती है तो बहुत से लोग बोलते हैं भैया मदिरा, नशा और मांस मटन ये तो हमारी संस्कृति में शामिल है। मैं यह मन से जानकारी दूं कि डॉक्टर गंभीर सिंह इन तीनों से दूर है। वो तो ना तो किसी प्रकार का उनमें नशा है, न वो मांस का सेवन करते हैं, न बीड़ी सिगरेट न दारू। तो ये एक पिता की परवरिश है। और मजे की बात ये भी देखिए कि ये जो क्वालिटी है ये सेम टू सेम उन्होंने अपने बच्चों में ट्रांसफर कर दी है। तो ये होता है पिता का एक संस्कार। बहुत बढ़िया। तो आज का दिन रहा, अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलूंगा, समय भी इजाजत ले रहा है। अजय भैया, मैं आज की जो बैठक थी यह एक विशेष परिचर्चा थी, क्योंकि कल है योग दिवस और आज था पितृ दिवस। दोनों को हमने शामिल करते हुए आज एक परिचर्चा, और इस मंच को अब हमें किस दिशा पे ले जाना है, इसके लिए आज हम जितने भी इसके फाउंडर हैं चारों जन बैठ कर के इसमें चर्चा कर रहे थे, और जो भी हमारे यहाँ पे अतिथि आते हैं, जो श्रोता आते हैं, उनसे भी हमने विचार विमर्श किया। भैया 2-3 बातें प्रमुख हैं जिसमें आप लोग का भी आशीर्वाद सहयोग इस मंच को चाहिए, हम लोग को चाहिए। आज की जो निचोड़ रही मैं बता देता हूँ। प्रथम बात हम लोगों ने की कि जो एम्स के निदेशक हैं, प्रमुख हैं डॉक्टर गुलेरिया ने, उन्होंने तीसरी कोरोना की लहर आने की शंका जाहिर कर दी है कि सितंबर अक्टूबर तक में तीसरी लहर आ सकती है। तो इस मंच से हम लोगों ने ये विचार किया है कि आने वाले समय में हम अधिक से अधिक लोगों को इस मंच के बारे में बताएंगे, कम से कम 2 से 3 लोगों को प्रेरित करेंगे कि इस मंच से जुड़े, और जो भी लापरवाही वो बरतने जा रहे हैं, क्योंकि कल से अब अनलॉक हो जा रहा है छत्तीसगढ़, तो जो भी सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पब्लिक बाहर घूमेगी, तो कोरोना प्रोटोकॉल के जो है, जो कोरोना के जो नियम है बचाव के, वो किसी भी तरह से ना टूटे, इसके लिए हम शाम को भी कहीं खड़े हैं तो लोगों से 2 मिनट के लिए उनको इस मंच से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और कम से कम 2 लोगों को इस मंच में कम से कम 15 मिनट की उपस्थिति यहाँ पे कराएंगे और उनसे यह मंच वार्तालाप करने की कोशिश करेगा। एक बात यह आई। दूसरी बात भैया वैक्सीनेशन को लेकर की उठी। कल वैक्सीनेशन, सघन वैक्सीनेशन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, और वह गांव के एक अलग कोने तक जाकर के वैक्सीनेशन हो, इसके लिए पूरी एक टीम तैयार हो रही है समाज सेवियों की भी। मंच ने यह निर्णय लिया है कि इसमें अपने भूमिका का निर्वहन यह मंच पूर्णतः करेगा, और लोगों को पेंटिंग के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि जो लोग भी पेंटिंग बनाते हैं, जो लोग रंगोली बनाते हैं, जिस तरह की भी कलाकृतियां बनाती हैं, या किसी को कुछ नारे लिखने का, कुछ स्लोगन लिखने का शौक है, वे मुझे व्हाट्सएप करें। हम अपने
सातों फेसबुक की जो आईडीज है, जो इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है, उसमें उसको पब्लिश करेंगे और टीका लगवाने वाले व्यक्तियों को यहाँ पे नाम उद्बोधन करके उनको हम सम्मानित करने का प्रयास यह मंच करेगा। एक ऐसा भी निर्णय अजय भैया यहाँ पे लिया गया है। तीसरा, कल योग दिवस है, तो हम योग की महत्ता को देखते हुए बात कर रहे थे कि योग सब लोग करें, योग को अपनाएं, क्योंकि योग एक संस्कार है। जिस तरह आज आपने पितृ दिवस के उपलक्ष्य में, फादर्स डे के उपलक्ष्य में एक संस्कार की बातें यहाँ पे हुई, वैसे ही योग भी एक संस्कार है, उसको भी अपने जीवन में अपनाया जाए और निरंतर योग करने का प्रयास किया जाए। एक संस्कार, संस्कृति न मान के संस्कार के रूप में किया जाए। कल शाम को 7 बजे चूंकि योग दिवस है और योग डायबिटीज को पूर्णतः ठीक करता है, यह भी साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। तो कल हम बुला रहे हैं डॉक्टर शिवेंद्र वर्मा जी को, जो कि नारायणा हृदयालय NHMMI में एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट है। वो कल बात करेंगे कि शुगर के मरीज अपने पैरों की देखभाल कैसे करें, इस विषय पे चर्चा होगी उनके साथ में कल शाम को 7 बजे। अजय भैया, इसी क्रम में हमने अब यह एक निर्णय लिया है कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखा गया है और बहुत से संस्कार बहुत जरूरी है। तो संस्कार और प्रेरणा के लिए यह मंच सप्ताह में एक दिन एक साहित्यिक गोष्ठी करना चाहता है, जिसकी भूमिका आपके माध्यम से हो पाएगी, क्योंकि साहित्य, संस्कार और प्रेरणा से ही हमारा देश, हमारे लोग संस्कारवान हो पाएंगे, पॉजिटिव हो पाएंगे और ऐसी जो भयावह बीमारी आती है उससे शायद हम लोगों को बचा पाएंगे। और जो यह दर्द आपने बताया कि वृद्धा आश्रम की, निश्चित रूप से वृद्धा आश्रम की तादाद हमारे देश में बढ़ती जा रही है, तो शायद वृद्धों को हम आश्रम में न भेज करके हम वृद्ध को अपने यहाँ रख करके अपने घर को ही आश्रम बना ले और उन्हें भगवान की तरह पूज ले। ऐसी प्रेरणा हो सकती है। तो इसके लिए अजय भैया, मैं आपका आशीर्वाद इस मंच को चाहूंगा। तो चलते चलते सुझाव देते जाएं कि अपन इस चीज को कैसे कर सकते हैं। सभी के सुझाव आए हैं। अजय भैया, आपके सुझाव भी चाहिए। आप जितनी बातें आपको बताई है, सब आपके जीवन में बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। इसमें कोई भी और एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं है। बस लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताना है कि ये बहुत अच्छा मंच है और साथ ही इंसानों को होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपर्ट के व्यूज अलग ही होते हैं। डॉक्टर गंभीर की बात को रख रहे थे कि अलग तरह का विजन होता है एक्सपर्ट का, और वो जो रखते हैं यथार्थ और प्रैक्टिकल के वैज्ञानिक आधार पर रखते हैं बातों को। देखो, पिताजी ने बीड़ी की बात जो है वैज्ञानिक आधार पर लाया कि आपको नहीं पीना है, मतलब क्या चीजें स्वास्थ्य है अस्वास्थ्य है। तो इतना अच्छा मंच है। अब मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि अधिकारी लोगों को इस बीच को जोड़ना है, उनको चर्चा में शामिल करना है। मैं बिल्कुल आपके आदेश का पालन करूंगा। और मैं और साहित्य मित्रों को, है ना, इसमें गिरीश मंकर जी हैं, रमेश नियम जी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी हैं, मैं इनको भी चाहूंगा कि ये जुड़ेंगे। और काफी अच्छे लोग हैं जो दिख रहे हैं, सक्सेना जी हैं, शकुंतला जी, तो मैं इनसे बात करूंगा और आपके साथ जोड़ूंगा। आपका नंबर करूंगा, तो बड़े अच्छे लोग आएंगे। उनके कुछ लोग भाषा में लिखने वाले लोग भी हैं, गोले जी हैं, डॉक्टर केसरी वर्मा जी भी हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, तो इस तरह के लोगों को हम रिक्वेस्ट करके मंच पे लाएंगे। रेफरेंस दीजिए, आप भाषण दीजिए, तो उसकी बात रखेंगे तो शायद हमको साहित्य संस्कार की बात बहुत अच्छे से मिल गई। बहुत ही अच्छा ब्लू प्रिंट आपको बना हुआ है। मैं बिल्कुल शामिल हूँ और एक हफ्ते में या 10 दिन में जैसा चलेगा शामिल होंगे। और कल 7 बजे का डॉक्टर साहब को जो आएगा वो जरूर मुझे याद करिएगा, मैं भी ज्वाइन करूंगा। डायबिटीज या योग वाली बात जो है बिल्कुल बिल्कुल, कल का महत्वपूर्ण भी दिन है कि जो कहा जाए कि डायबिटीज जो है वो इतनी तेजी से देश में, हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में फैला है कि पूरे विश्व ने भारतवर्ष को डायबिटीज की राजधानी कहना चालू कर दिया है। सोच सकते हैं, हाँ, मतलब इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, ऐसा बोलने लगे हैं। तो सोच सकते हैं कि डायबिटीज बन गया है। बिल्कुल। और डायबिटीज जो है शुगर की बीमारी है, इसे हम लोग बोलते हैं ये साइलेंट किलर है।
धीरे धीरे लोगों को खोखला कर देती है और कब आदमी निपट जाता है पता भी नहीं चलता। और जब तक शुगर की अधिकता की मालूम चलती है तब तक हमारे कई अंग प्रभावित हो चुके होते हैं। इन तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे और कुल मिलाकर के हम बात करेंगे कि अपने पैरों का ख्याल कैसे रखा जाए। और अच्छी बात यह है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमारे पास आएंगे। एंडोक्राइनोलॉजी वो जगह है जहाँ पे इंसुलिन का निर्माण होता है। तो इन तमाम विषयों पे उनसे बेहतर हमें शायद कोई जानकारी न दे, तो कल हम और एक अच्छे देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने वाले चिकित्सक हैं, नारायणा हृदयालय अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, देवी शेट्टी जी का संस्थान है। और देवी शेट्टी जी प्रेरणा के स्रोत है सभी चिकित्सकों के लिए और समाज में बहुत प्रेरणा के स्रोत भी है। तो ऐसे विभूति के साथ कल मिलने का मौका मिलेगा अजय भैया। तो हम चाहेंगे अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आए और आपसे निवेदन करेंगे कि सप्ताह में एक दिन आप जैसे साहित्यकारों का, आप जैसे विचारकों का हो तो ये हमारे लिए बड़े गौरव का क्षण होगा और यह मंच अभिभूत हो जाएगा। आप जैसे साहित्यकार, आप जैसे विचारक, आप जैसे प्रेरक यहाँ पे आकर के बैठेंगे और लाभान्वित करेंगे हमारे श्रोताओं को। तो यहाँ पे डॉक्टर किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छे व्यंग्यकार भी है संजय परमार जी। तो मैं किरण भैया को निवेदन करूंगा कि भैया कभी उनको भी प्रस्तुति लाइए, मैं उनके व्यंग को पढ़ता रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो संजय परमार जी भी कभी इस मंच पे आए तो अच्छा लगेगा, उनकी हम व्यंग की रचनाओं को जरूर सुनेंगे। जी सर, जी सर, है ना। तो चलिए इसी के साथ समय हो चुका है, 8:45 बज रहे हैं। मैं आज की सभा की समाप्ति, क्योंकि हमारे सारे श्रोता किसी कारण से कहीं जाना था, शैलेश भैया को भी और दुबे जी को भी, उन्हें तो 7:30 बजे जाना था पर 8 बजे तक बैठे रहे हैं उन लोग। और डॉक्टर गंभीर सिंह जी को शायद फोन आ चुका है। तो मैं आधिकारिक रूप से आज अकेले में ही इस मंच की सभा की से आप सभी की विदा लेता हूं और कल शाम 7 बजे इसी लिंक पे, जो लिंक प्रेषित है आप लोगों को, लिंक पे कल शाम 7 बजे हम मिलेंगे डॉक्टर शिवेंद्र वर्मा जी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ में और चर्चा करेंगे कि शुगर से होने वाली बीमारियां शुगर की बीमारी से बचा कैसे जा सकता है और किसी को अगर शुगर हो गया है तो वह अपने पैरों का ख्याल कैसे रखे, क्योंकि खासकर बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में यदि शरीर का कोई अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है तो वो पैर होते हैं। तो पैरों का ख्याल भी जरूरी है। और साहित्यकार अगर यहाँ पे बैठे हैं तो कहा जाता है कि पुराने समय में किसी की चरित्र के बारे में पता करना होता था तो शायद उसके पैर पहले देख लिए जाते थे। अगर पैर अच्छे यानी जूतों को देख करके सामने वाले का चरित्र पता कर लिया जाता था। क्यों वजह भैया? व्यक्ति के जूतों को देख करके उसका व्यक्तित्व का पता लगाया जाता था। तो कल हम पता करेंगे कि अपने पैरों का ख्याल कैसे रखें ताकि अपना व्यक्तित्व रहे। तो आप सभी को शुभ रात्रि, कल शाम 7 बजे तक की नमस्कार। अरे